गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? क्या लिखा था लास्ट में आपने? पहला अंतिम क्या लाइन लिखा था आपने? हाँ हाँ, आगे लिख लीजिए। अगला इसी आप जोड़ लीजिए, जो आपने लिखा है उसी में लिख लीजिए। पहले संविधान संशोधन से, जहां से आपने लिखा था उसी के आगे शुरू कर लीजिए। पहले संविधान संशोधन से शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने का, पहले संविधान संशोधन से शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने का मार्ग साफ हो गया। आरक्षण देने का मार्ग साफ हो गया तथा पहले संविधान संशोधन से शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने का मार्ग साफ हो गया तथा निदेशक तत्व भाग 4 में आगे पढ़ेंगे हम। निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों को सीमित किया गया। निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों को सीमित किया गया। मूल अधिकार को सीमित किया गया। तो ये पहला संविधान संशोधन अपना बड़ा लैंडमार्क था। यानी कुल मिला के झगड़ा किस बात का था कि फंडामेंटल राइट्स का महत्व है डीपीएसपी का। तो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया, डीपीएसपी को आगे बढ़ावा दिया गया। और अगर इसका मतलब है कि अगर क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 न जुड़ा होता तो स्वाभाविक रूप में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण न दिया जा पाता। इसलिए मद्रास जैसे तमाम राज्य थे जो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए तमाम उपाय करना चाहते थे और रास्ते साफ हो गए। अब उसके बाद क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 93rd। अब 93rd ईयर 2006, यानी बड़ा चेंज आ गया। एक खास बात देखेंगे, पॉलिटिक्स की चर्चा हम बार बार करते रहेंगे क्योंकि बिना पॉलिटिक्स से फिर संविधान पढ़ा नहीं जा सकता। तो अगर हम पॉलिटिक्स की बात देखें, पहले हमारे नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में, और कहा भी जाता है, देखिए हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा जबरदस्त चेंज आया। यानी 1990 के पहले कांग्रेस का संघ सरकार में दबदबा था। यानी हमारे यहाँ तो राज्य क्षेत्रीय दलों को शासन सत्ता में आने का मौका मिला ही नहीं। 90 के बाद भारत में बड़ा चेंज आया। और 90 के बाद आप देखोगे चेंज कैसे आए इकोनॉमी में। एक मेरे बच्चों, जब भारत आज़ाद हुआ था तो अर्थव्यवस्था समाजवादी थी। 90 के बाद जब तक ये चेंज आप देखोगे तभी पता चल पाएगा कि आखिर में संविधान संशोधन हुआ क्यों। अब देखो, और यही डेमोक्रेसी की रफ्तार होती है कि हम कैसे कोई चेंज करते हैं। आजादी के बाद के समीकरण आप देखो और 90s के बाद के, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज आता है कि हमारा संविधान तो वही है लेकिन कहाँ कहाँ चेंज आया। 1950 में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? समाजवादी।
जब ये फर्क आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कैसे ये चेंज हुआ। दूसरी बात, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? कांग्रेस का आधिपत्य। राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस का आधिपत्य था। और तीसरा, सामाजिक व्यवस्था में शासन सत्ता में ऊंची जातियों, वकीलों, व्यवसायियों, यानी इसे कहते हैं एलीट, ऊंची जातियों का प्रभाव था। ये आज़ादी के बाद हुआ ऐसा, लेकिन अब देखेंगे 90s के बाद बड़ा जबरदस्त चेंज आया डेमोक्रेसी में। अभी व्यवहार में हुआ, इसलिए कहा भी जाता है हमें संविधान नहीं पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। जब संविधान व्यवहार के साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? पॉलिटी। इसे हम केवल लॉ पर और आर्टिकल पे फोकस नहीं करते, हमारा मूल सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। और 90 के बाद दोस्तों क्या चेंज आया भारत में, हर क्षेत्र में चेंज आया। मैं क्या बताऊं, 90 के पहले जब पहली बार मूवी आई, 92 मैंने प्यार किया, उसके पहले अमिताभ बच्चन का यंग यंग मैन। 90 के पहले आप मूवी देखोगे समाजवादी, मेरा नाम जोकर। अब उसमें समाजवादी फिल्म ऐसी थी, मदर इंडिया। अगर पहले 90 के पहले कोई फिल्म आप देखते तो सिनेमा हॉल से निकलते निकलते 2-4 बार तो आप रोते कि यार बड़ी गरीबी है दुनिया में, क्योंकि मदर इंडिया में तो वो महिला ही अपना खेत जोत रही है, बैल था ही नहीं उस समय। और 90 के पहले समाजवादी फिल्में थी जहां पे साहूकार किसानों को लूट रहा है और अंत में किसान क्रांति कर देते हैं, साहूकार का पोथी होती फाड़ देते हैं। इसके बाद 90 के बाद फिल्में कैसी आई? फिर हेरा फेरी। मेरे बच्चों, अब 90 के बाद पैसी फिल्में क्या? पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है। समाजवाद में पैसे की बात नहीं चलती थी, मानवता की बात चलती थी। आज किसकी बात चल रही है? 90 के बाद बड़ा चेंज आया। 90 के बाद की फिल्मों में आप जाओगे तो फिर हा हा करते हुए आओ, फिर उधर चले आओ। मतलब हेरा फेरी, मतलब उसमें करोड़ 2 करोड़ का घपला ही होगा, मामला पैसे का ही होगा। और खास बात है 90 के बाद आप देखोगे दुनिया समाजवादी रही या पूंजीवादी? पूंजीवादी। ये बड़ा चेंज आया। इसलिए मेरे बच्चों, 90 के पहले हम लोग विश्वविद्यालय जाते थे, खादी भंडार का कुर्ता, वही परंपरागत झोला। उसके बाद 90 के बाद आप जो टी शर्ट पहन के बैठे हो वो 90 के पहले नहीं था। और जीन्स जो फाड़ के बैठे हो वो 90 पहले नहीं था। अब याद रखो, पूंजीवाद मतलब बाजारवाद। और बाजारवाद में दोस्तों हम लोग समय एक कॉस्मेटिक था, बोरोलिन। आपने सुना भी नहीं होगा। अच्छा सुना है? पुराने जमाने के लोग हो क्या यार आप लोग, सब कुछ सुना है। अरे मेरे बच्चों, 90 के पहले बोरोलिन था, उसे पता। कई बच्चे बड़े शरारती थे। स्कूल में पहली बार हम लोगों को देखा क्रीम भी जैसी कोई चीज होती है। वो एक बच्चा पता नहीं कहां से बोरोलिन लाता था, तो धूप में अगर बोरोलिन लगा लोगे पसीने बहुत आएगा, तो कहता देखो जादू मैं कर रहा हूं। आजकल तो मैं किसी एक व्यक्ति घर में गया और मैं कहा भाई वॉशरूम का है, मैं वॉशरूम में गया, देखा पूरा कॉस्मेटिक से पूरा वॉशरूम भरा पड़ा है और उसमें बोरोलिन नहीं थी। क्योंकि मेरे बच्चों आज तो देखो फियामा, डिगोल्ड, निबिया, फ्रांस, जर्मनी के सामान का प्रयोग हम कर रहे हैं। और एक खास बात है, एक जमाना था, जब याद रखो, आज बाजारवाद का जमाना है, पूंजीवाद का जमाना है। बाजारवाद पूंजीवाद के जमाने में पहले सब कुछ लोकल था, बाहर चीज नहीं मिलती थी। कभी कभार कोई विदेश कोई जाता था तो अगर कोई सामान चॉकलेट भी लाता था दिखा के रख लेता था, देता नहीं देता। आज क्या देसी क्या विदेशी, गांव में भी सब विदेशी मिल रही है बच्चे। किसका कमाल है? कपड़ा भी देसी, पीना भी देसी। ये बताओ, ये सब चाउमीन, पहले हम लोग क्या कहते हैं? सत्तू, बाटी चूरमा, छोले भटूरे, ये अपना खाना था ना। ये क्या चाउमीन हमारा है, चाइना का है? उसके बाद पिज्जा, बर्गर, ये किसका है?
ओ माय गॉड, कई दुनिया कैसी हो गई, सीमा नहीं रही बच्चों। राज्यों के बीच मेरे बच्चों सीमा नहीं रही। अब और आज पहले पहले दुनिया में, अरे मेरे बच्चों हम लोग समर वेकेशन में क्या दुनिया बदल गई दोस्तों। पूंजीवाद, बाजारवाद अच्छा है या बुरा है? नहीं नहीं, कोई भी चीज केवल अच्छी बुरी नहीं होती बच्चों, ऐसे फ्लैट नहीं सोचना है। किसी के लिए कोई चीज बुरी हो सकती है, कोई किसी के लिए अच्छी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि पूंजीवाद अच्छा है। अरे पूंजीवाद, अरे 90 के पहले चुके आप लोग देखे नहीं दुनिया, तो वो आप अंतर समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। 90 के पहले ओह माय गॉड, एक दूरदर्शन आता था, एक माता इंडिया का चैनल था, और हम लोग हफ्ते भर इंतजार करते, चित्रहार आएगा बुधवार और शुक्रवार को। गांव में कोई एक आदमी टीवी रख लेता था, उसी के पीछे से भागते थे। और आजकल तो 150 टीवी, MTV, मतलब 24/7 सॉन्ग है। अब उब जाओगे, चैनल बदलो। और चैनल बदलने की जरूरत नहीं, कई बार तो वो सब दिखता है जो नहीं दिखना चाहिए। बताओ ये सब। अभी आजादी थोड़ी ज्यादा ही हो गई बच्चों, इसलिए पूंजीवाद आ गया। अब पूंजीवाद आ गया तो संविधान बदलेगा व ऐसे ही रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों में बताओ, अगर ये पूंजीवाद ना था तो मूल अधिकारों में निजता के अधिकार की बात होती। पूंजीवाद में CCTV कैमरा आ गया, निजता की बात आ गई। आज तो हमारे जीवन में मोबाइल का महत्व तो हमसे भी ज्यादा हो गया। हमारे सारे राज किसी व्यक्ति के पास नहीं है, किसके पास है? मोबाइल किसकी देन है? पूंजीवाद की देन है। दूसरी बात, कांग्रेस, अब राहुल भैया ने इस बात पे जोश दिखाया है, खटाखट 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 करके, लेकिन पिछले 15 साल से कांग्रेस विपक्षी दल भी नहीं बन पा रही थी। ये परिवर्तन है बच्चों। एक जमाना था कांग्रेस की भूमिका कैसी थी? ब्रायन लारा की तरह, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बैट्समैन थे। ब्रायन लारा जब पिच पर आते थे तो 3-4 सेंचुरी एक साथ मार देते थे, बाकी लोग पैड खोल के बैठ जाते थे। कांग्रेस वो उस पार्टी थी जिसे 85 में 400 ज्यादा सीट मिली थी। अब वो पार्टी 100 सीट लाने पर जश्न मना रही है। इसलिए इधर कांग्रेस के बजाय क्या हो गया, 90 के बाद गठबंधन सरकार आ गई। ये तो 2014 के बाद बदला है मामला। गठबंधन सरकार, अब गठबंधन सरकार में अब याद रखिए, DMK, दीदी, TMC, जनता दल यूनाइटेड, जनता, राष्ट्रीय जनता दल, ये सारे जो क्षेत्रीय छत्तर थे वो दिल्ली चले आए। इसलिए पहले कहा जाता था कि दिल्ली आने के लिए लखनऊ से आना जरूरी है। कुछ दिनों तक तो चेन्नई बाय चेन्नई दिल्ली वाली ट्रेन आने लगी। यानी 25-25 दलों ने मिलकर सरकार बनाया। एक दल की सरकार का जमाना ही चला गया, गठबंधन सरकार। अब गठबंधन सरकार आएगी तो हर दल यही कहेगा, भाई गठबंधन में तो हर दल का अस्तित्व खतरे में होता है। तो हर दल सोचता है कि हम चुनाव जीते न चुनाव जीते। अब चुनाव जीतने के लिए क्या बार बार नारा देना पड़ेगा? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात बार बार करनी पड़ेगी। उसके बाद आज मेरे बच्चों, पूरी राजनीति किधर सिमट गई है? पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, पूरी पॉलिटिक्स। आप सांसदों को देख लीजिए, सांसदों गिन लीजिए। अखिलेश भैया ने इस बार साइकिल ने क्या कमाल किया आपको पता है? अखिलेश भैया के हारने का कारण ये होता था, ज्यादा टिकट यादव को देते थे। उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी, अच्छा जाति का नाम ले, उसका अन्यथा मत लीजिएगा, हमें लेना ही है यहाँ पे। यादव के अपने परिवार को अलावा जितने टिकट दिए उसमें कोई यादव नहीं था। साइकिल चल गई। नहीं दोस्तों, नहीं तो हाथी, उसमें हाथी और साइकिल टकरा देती। यूपी का एक कॉम्बिनेशन मान लीजिए, हाथी साइकिल पर चढ़ जाए या साइकिल हाथी पर बैठ जाए, मामला बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों टकरा गए, इसलिए मेरे बच्चों आप अगर को भारतीय पॉलिटिक्स में जबरदस्त चेंज आया। बिहार का CM कौन? देख लो। मध्य प्रदेश का CM कौन? कौन? राष्ट्रपति कौन? ये पॉलिटिक्स में चेंज है।
ये डेमोक्रेसी है, सामाजिक परिवर्तन का उपकरण। कमाल कर दिया। जिन परिवर्तन को बड़े बड़े संत महात्मा नहीं कर पाए, जो परिवर्तन खून से नहीं हो पाया, हमारे यहां हल्ले हल्ले कैसे चेंज आ गया। कमाल की बात आ गई यार। और अच्छा, यूपी, अब योगी को आपकी जाति में रखें भाई, किसी जाति में क्या रखा जाए, लेकिन योगी के अलावा कोई भी दूसरा डिप्टी सीएम योगी को यूपी कौन, केशव प्रसाद। ये इंडिया की पॉलिटिक्स बदल गई। सारी पॉलिटिक्स में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, यही सारी पॉलिटिक्स है भाई। जिसकी संख्या समाज में ज्यादा होगी वोट उसी का ज्यादा होगा, और वोट उसी को ज्यादा होगा। सरकार को किसकी बात माननी पड़ेगी, उसी की बात माननी पड़ेगी। इसलिए अब हर दलों में प्रतिस्पर्धा लग गई कि हम पिछड़े, हम पिछड़े। अभी मोदी सी बीच में आ गए, उनका पिछड़ा मैं। लालू यादव ने कहा ना ना, गुजराती कैसे पिछड़ा। मोदी ने कहा चाय बेचा है, मैं पिछड़ा। इसलिए दोस्तों, लड़ाई पिछड़े की हो रही है। बहन जी कह रहे हैं सही पिछड़ी तो मैं। और आज इंडियन पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति अपने आप को क्या कहना चाहता है, पिछड़ा। पिछड़े को इर्द गिर्द पॉलिटिक्स है। जब इस पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे तो संविधान संशोधन कैसे समझ लेंगे बच्चों। भाई संविधान क्या है, सरकार क्या है, आपके बीच चलने वाली एक संस्था। तो जैसे आपके विचार होंगे वैसे संविधान होगा। ये 90s के बाद बड़ा निर्णायक चेंज है, इसी को हम पॉलिटी कहते हैं। तो जब संविधान के अनुच्छेद आप देखोगे, आपको लगता है कि 93rd अमेंडमेंट आया क्यों। ये 93rd अमेंडमेंट है या सामाजिक न्याय का बुलडोजर है। सामाजिक न्याय चल रहा है। 93rd अमेंडमेंट आएगा या आरक्षण आएगा। 93rd अमेंडमेंट आएगा या पिछड़े वर्गों की बात होगी। इसलिए आप देखो 90 के बाद जितने अमेंडमेंट देख लो, पिछड़ा वर्ग, कहीं स्कूल में आरक्षण, कहीं विश्वविद्यालय में आरक्षण। इसलिए मोदी सरकार ने संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये किस बात का प्रमाण है। मोदी करे मैं पिछड़ा। और इसलिए 2014 के बाद से लेकर अभी बीजेपी को लगातार बहुमत था, लेकिन फिर इस बार अभी गड़बड़ा गया है, क्योंकि इस बार साइकिल चल गई यूपी में। और साइकिल चली क्यों, पिछड़ा। और एक बात याद रखिए, बीजेपी पिछड़े की बात तो करती है, बीजेपी साथ में हिंदुत्व जाति जब चलती है तो हिंदुत्व पीछे हो जाता है। जब लोग जाति पे डिवाइड हो जाते हैं तो भूल जाते हिंदू है, और जब हिंदू की पॉलिटिक्स चलती है तो लोग जाति भूल जाते हैं। इसलिए बीजेपी, राम मंदिर का मुद्दा क्या था, हिंदुओं को जोड़ो, हिंदू कास्ट के लाइन पर डिवीजन ना हो पाए। और साइकिल का मुद्दा क्या था, लिख लो बच्चों, इसीलिए संशोधन हुआ। क्या लिखा आपने, क्या लिखा आपने। हाँ, मूल अधिकार को सीमित किया गया। अगला हेडिंग लिख लीजिए। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। हेडिंग ही तो है, हेडिंग। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। पहला पॉइंट, उन्नीस सौ 90 के दशक में भारतीय राजनीति में, अब एक खास बात देखें, प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे मेंस का, उसमें यह पूछा गया कि 1990 के बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग घटा कैसे। जीएस का सवाल है। इसका मतलब एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि क्या हुआ इस बीच में। एक एग्जाम्पल है कि आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बातें देखनी है। क्या लिखा आपने, 1990 के दशक में भारत में, वही बात है, भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ। आपका किसी के साथ गठबंधन है, आपका
आपका किसी के साथ गठबंधन है? किसका है? अरे आपका किसी के साथ गठबंधन नहीं है? अरे भाई पार्टनर कोई है कि नहीं है? तो और क्या मैं पूछ रहा हूं यार। अब एक बात याद रखिए, अरे जो पार्टनर है वही तो गठबंधन है। मतलब अब आपको क्या लगता है, परमानेंट गठबंधन करने के मूड में है क्या? अभी नहीं है। क्या लिखा मेरे बच्चों? गठबंधन, गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ तथा भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्गों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। पिछड़े वर्गों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल आरक्षण के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा।  अगला पॉइंट, इसी दौरान वर्ष 2005 में पी इनामदारवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। न्यायालय किसी निर्णय को परिवर्तित करने के लिए तिरानवेवां संविधान संशोधन लाया गया। 93वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 15 के खंड 5 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 के खंड 5 को जोड़ा गया। अब देखिए, अनुच्छेद 15 खंड 5 में क्या है, बड़ी बेसिक सी बात है। यानी जो बात 4 वाली रहेगी वो तो रहेगी। अनुच्छेद सीधा सा अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 तो रहेगा, वो तो फंडामेंटल है। उसी का थोड़ा एक्सटेंशन किया जाने लगा। कैसे? तो आप देखोगे कि यहां पे
अनुच्छेद 15(5) में लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग, ये शब्द, अब ये शब्द क्लॉज 4 आर्टिकल 15 में भी है, क्लॉज 5 में भी शब्द लिखे गए। तो क्लॉज 5 में अगर आप देखो तो क्लॉज 4 के इस शब्द को रिपीट कर दिया गया, सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। अच्छा, कल देखिए हमारे यहाँ सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन है, ये पहचानने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। अब सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कैसे पहचान दिया जाए? अनुसूचित जाति जनजाति के पहचान में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, अभी थोड़े मुद्दे अलग चल रहे हैं, लेकिन अनुसूचित का मतलब है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने जिन जातियों को शेड्यूल में रखा था वो जातियां क्या हो गई? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का मतलब है कि जो 4 वर्ण की हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के बाहर थी उन्हें क्या कर दिया गया? शेड्यूल्ड कास्ट। जैसे में शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं उसे गांधी ने हरिजन कहा, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं उसे डॉक्टर अंबेडकर ने दलित कहा। बात एक ही है। तो शेड्यूल का मतलब है वैधानिक शब्द है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जिन जातियों को 1935 की अनुसूची में रखा गया उसी ही शेड्यूल कर लिया गया, शेड्यूल कास्ट। तो जब उनके बिल्कुल आइडेंटिफाइड थे तो उसमें प्रॉब्लम थी ही नहीं। जब शेड्यूल ट्राइब की बात है, शेड्यूल ट्राइब का संबंध कास्ट से नहीं है। शेड्यूल ट्राइब का मतलब है कि जो जातियां जंगल में हो, यानी सामान्यतः आदिवासी बनवासी, यानी जो सामाजिक रूप में पिछड़े हों, जिनकी संस्कृति विशेष हो, जो जंगलों में रहते हो, समाज की मुख्य धारा में नहीं हो, उन्हें रखा गया शेड्यूल ट्राइब है ये। अब उसको भी अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में सारी लिस्ट बना दी। वो लिस्ट हुई, इंप्लीमेंट हुई 1937 में। अनुसूचित जाति जनजाति को ढूंढने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में कई बार आप देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, आप कठोर सवाल पूछेंगे चुनाव हार जाएंगे, तो बड़ी कठिनाई है। तो अगर अनुसूचित जनजाति की डिफिनेशन देखिए, उसमें लिखा गया है कि जो जंगलों में रहते हो, जो बाहर रहते हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल पूछा कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में रहने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का कैसे हो सकता है? अब एक बात याद रखिए बच्चों, सत्ता जिसके भी हाथ में चली जाती है वो छोड़ना नहीं चाहता। ये सत्ता का स्वभाव ऐसा होता है, मानव का दोष नहीं है, सत्ता का दोष है। अब जब ये बताइए अनुसूचित जनजाति का फायदा किसको मिलना चाहिए? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जंगलों में रहने वाले वनवासियों को या दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाले व्यक्ति को? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछ लिया कि भाई जिनके बच्चे, आपको पता है दिल्ली में सबसे टॉप क्लास का स्कूल कौन है? संस्कृति। सारे आईएएस ऑफिसर के बच्चे वहीं पढ़ते हैं। समानता बच्चों 14 में पढ़ लीजिए, है नहीं कहीं। हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं? गुरुकुल कांगड़ी, लो सर्वोदय कन्या विद्यालय, पढ़ लो उसी में, और कहां जाओगी? कमाल की बात है, यही बच्चों स्कूल ही अलग है। बताओ, स्कूल एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? अब यही तो सवाल है। अब बताओ दोस्तों, पहले अब देखो, लेकिन लोग अभी चिंता मत करो, लोकतंत्र में ही होता है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। एक जमाना था जब ऊंची जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति का शोषण किया। आज उन्हीं के ही जाति के प्रभावशाली लोग आरक्षण छोड़ने को तैयार नहीं है। अनुसूचित जाति का कोई सांसद हो गया तो उसके बेटे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति आईएएस हो गया तो उसके बेटे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? अब बताओ बच्चों, ये बात पढ़े लिखे लोगों को उठानी चाहिए कि नहीं उठाई जाए? आपका हिस्सा मारा जा रहा है। कौन मार रहा है? संविधान यहां खतरे में है बच्चों। संविधान रियल में खतरे में कहां है? आप कहोगे सर ये बताओ, अगर अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण हम कर भी दे तो फिर कैसे मामला बनेगा? देखो संविधान में लिखा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रवेश के लिए
हम अंक को नीचे कर सकते हैं, तो ये तर्क नहीं चलता कि वो क्वालिफाई नहीं होगा। क्वालिफाई तो हम कराएंगे, उनको आने तो दो। इसलिए जो रांची में रहा हो बर्बाद, वो रांची के जनजातीय लोग कहाँ हैं? ईंट के भट्टों पर मजदूरी कर रहे हैं। बस्तर झाबुआ कि जनजाति समाज 75 सालों से सांप ही पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। कमाल की बात है। अनुसूचित जनजाति कौन मेरे बच्चों? अब भाई जिसके परिवार में, और इसको मैं अदरवाइज मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूं, जिसके परिवार में सभी आईएएस हैं वो ही पिछड़ा है, तो अगड़ा कब होगा भाई? वो ये लड़ाई चलती रहेगी, चिंता की बात नहीं है। लेकिन पिछड़ा है कौन? इस लड़ाई शुरू हुई, हमारे संविधान ने आधार दे दिया, तो पिछड़ा है कौन? लेकिन उस पर आने से पहले फिर सामाजिक रूप शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, उसके अलावा इनको कहां दिया जाएगा? केंद्रीय शैक्षणिक संस्था जैसे बीएचयू, आईआईटी, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं जो आईआईटी है, डीयू है, जेएनयू है, ये केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं। और निजी शैक्षणिक संस्थाओं जैसे एमआईटी विश्वविद्यालय, निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो निजी शैक्षणिक संस्था है, जब किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो कीवर्ड पे फोकस करिए, उतना पीटीके पर्याप्त है हमारे लिए, क्योंकि मेंस में तो विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, आर्टिकल वाइज तो हम कोई चीज लिख ही नहीं सकते। तो वह जब पीटी के लिए पढ़ते हैं तो जो, और खासतौर फंडामेंटल राइट के आर्टिकल का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बाकी को उतना नहीं होता, उसमें भी इनको आरक्षण मिलेगा, बस एक को नहीं मिलेगा। यानी आज की डेट में हमारे यहाँ केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं का मतलब आईआईटी, इसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। निजी शैक्षणिक संस्थाएं एमआईटी विश्वविद्यालय, इसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन एक जगह इसका एक्सेप्शन है, हमारे यहाँ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं। आप अगर इसके मायने पूछेंगे तो आर्टिकल 13 में इसका, आर्टिकल 30 में 30 में इसका उल्लेख हम करेंगे। तो बस इतनी बात जान लीजिए। अल्पसंख्यक कौन है? सेंट स्टीफन, दिल्ली विश्वविद्यालय का सेंट स्टीफन कॉलेज अल्पसंख्यक है। अभी अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, एएमयू को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो हम आर्टिकल 30 में आपको बता देंगे। बस इतना याद रखना है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। ये पूरी बात है आर्टिकल क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 की। क्लॉज 5 आर्टिकल 15 में यही बात लिखी गई है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण लागू नहीं होगा। नहीं होगा। अब लागू क्यों नहीं होगा? इसका बहुत लॉजिकल कारण है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं पहले अपने समुदाय का रिजर्वेशन करती है। अब सेंट स्टीफन अल्पसंख्यक है तो पहले ईसाइयों का एडमिशन लेगी। अब ईसाइयों का एडमिशन लेगी तो दूसरे का, अगर दूसरे समुदाय के लिए आरक्षण करेगी, इसका मतलब फिर वहां पे 100% रिजर्वेशन होगा। तो लगभग 50 से 60% तो अपने समुदाय के लोगों का रिजर्वेशन करते हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों को उसके दायरे से बाहर रखा गया। बाकी सभी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण होगा। और इसकी प्रॉब्लम ऐसे देखिए, इसकी प्रॉब्लम ऐसे देखिए, अगर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण होगा तो सामाजिक न्याय का रास्ता आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेकिन अब दूसरी समस्या देखिए, इससे पॉलिटिशियन कभी बात नहीं करता। अब कोई भाई आईआईटी में एडमिशन के लिए हमने आपको रिजर्वेशन दे दिया, अनुसूचित जाति जनजाति का हर व्यक्ति आईआईटी में पढ़ लेगा, एम्स में पढ़ लेगा, आईआईटी में वो पास ही नहीं हो पा रहा है। पहली बात, खींचतान के पास भी हो गया, सरकारी नौकरी रही नहीं। अब इंजीनियर के साइड नहीं, निजी नौकरी है, टाटा इन्फोसिस मेजर एम्प्लॉयर पे हो गए हैं। अब बताइए, निजी क्षेत्र में तो रिजर्वेशन ही नहीं है, यहां रिजर्वेशन देके फिर कहां पर्पस पूरा हुआ? मेरे बच्चों, अब देखिए, अब क्या पॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता, और हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि जब कोई प्रबुद्ध व्यक्ति बात करेगा समाज की, राज्य की, तो लॉन्ग टर्म समाधान भी तो लाएगा। भाई पॉलिटिशियन का पर्पज कई बार दिखता है सामाजिक न्याय कम है, समाज को बांटना ज्यादा है।
उनका सीधा चुनाव जीत गया, मामला खत्म हो गया। ये बड़ा गंभीर मुद्दा नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा हुआ है, आईआईटी की डिग्री आपके पास है, नौकरी के लिए आप भटक रहे हो। इसका सीधा मतलब क्या है? हमने 75 साल में केवल यही तो कहा रिजर्वेशन रिजर्वेशन, स्कूलिंग अच्छी दी नहीं। क्षमता निर्माण किया जाएगा या केवल रिजर्वेशन दिया जाएगा? अरे मेरे बच्चों, रिजर्वेशन एक टूल था, उसके पहले आप ऐसे बच्चों को कोचिंग दीजिए, क्षमता निर्माण करिए, रेजिडेंशियल हॉस्टल में रखिए, जिससे वो आज के प्राइवेट सेगमेंट में कॉम्पीट कर पाए। लेकिन उन सब में बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, पैसा खर्च करना पड़ेगा। और संयोग की बात है, हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर स्कूल पॉलिटिशियन के हैं। निजी स्कूल तो पॉलिटिशियन के ही हैं सारे, उद्यमियों के हैं पॉलिटिशियन के हैं, ये सब निजी स्कूल हैं। लेकिन चिंता मत करिए, लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए मेरे बच्चों। अगले पैराग्राफ से लिखिए। पिछड़े वर्ग को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। पिछड़े वर्ग को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340, लेकिन अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है आर्टिकल 340 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा या अधिकारी की नियुक्ति करेगा। एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा। इसी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति ने इसी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति ने 1954 में काका कालेलकर आयोग गठित किया। काका कालेलकर आयोग गठित किया और वर्ष 1979 में बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, 1979 बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा आयोग गठित हुआ। बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा आयोग गठित हुआ। नाइनटीन 1979 में राष्ट्रपति के द्वारा बीपी मंडल आयोग गठित हुआ। बीपी मंडल आयोग गठित हुआ। अच्छा, कई बार आप सुन के जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हैं। भाई जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही एग्जैक्ट लिखना जरूरी थोड़ी है, इधर उधर करके लिख सकते हैं। और कई बार अगर फंस जाइए तो पहले अगल बगल देखना चाहिए। पहले पड़ोसी, अगर पड़ोसी की सहायता नहीं मिल पा रही है तो हमसे पूछ लीजिए। आगे लिख लीजिए। मंडल आयोग ने ही मंडल आयोग ने ही पहली बार यह कहा
मंडल आयोग ने ही पहली बार ये कहा कि भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं वही पिछड़े वर्ग हैं। मंडल आयोग ने पहली बार ये कहा कि भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं वही पिछड़े वर्ग हैं। और आयोग ने पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए निम्नलिखित मानकों का प्रयोग किया। आयोग ने पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए निम्नलिखित मानकों का प्रयोग किया। निम्नलिखित मानक आधार, निम्नलिखित मानकों का प्रयोग किया। पॉइंट नंबर 1 सामाजिक, पॉइंट नंबर 1 सामाजिक, पॉइंट नंबर 2 शैक्षिक, पॉइंट नंबर 3 शैक्षिक और पॉइंट नंबर 3 आर्थिक। अब देखिए बीपी मंडल के पीछे पॉलिटिक्स आपको बता दें। याद रखिए बिहार में बहुत बड़ा, बिहार में नहीं है, 1977 इंडियन पॉलिटिक्स में 1977 बहुत बड़ा ईयर है। अच्छा आप देखोगे पीटी में भी दलों के नाम आए थे। तो जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं वो आपकी पीटी के लिए भी तो जरूरी है। अभी सब एनसीईआरटी बातें लिखी गई, एनसीईआरटी पढ़ो सब लिखा भी गया है। इंडियन पॉलिटिक्स के लिए ईयर 1977 बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बार जनता पार्टी शासन सत्ता में आया, कांग्रेस पीछे गया। और आपको बता दें कि जो जनता पार्टी शासन में आया वो, जैसे अभी इंडिया गठबंधन हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी इंडिया गठबंधन कांग्रेस कर रहा है बीजेपी को बाहर करने के लिए। इसके पहले कांग्रेस को बाहर करने के लिए बाकी लोग गठबंधन करते थे। जो जनता पार्टी 1977 बनी थी, पार्टी नहीं था, 5 पार्टी का कुनबा था। 5 पार्टी ने विलय कर लिया क्योंकि 25 साल से कांग्रेस का शासन था। विपक्षी दलों को लगा अरे यार ये तो हमें शासन का मौका मिलेगा ही नहीं, जब देखो इंदिरा नेहरू फैमिली यही लोग शासन करेंगे क्या। उसके बाद विपक्षी दल इकट्ठा हुए, उसमें थे जनसंघ, बीजेपी का जो पिता है वो जनसंघ है। इधर आडवाणी और वाजपेयी जनसंघ नेता थे। सोशलिस्ट पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय नहीं रहे, आडवाणी अभी है, अदरवाइज उनके कंटेम्पररी सब खत्म हो गए इतिहास में काफी। उसके बाद आप देखोगे समाजवादी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, जो पीटी में जगजीवन राम मीरा कुमार के पिता। उसके बाद अगला था लोकदल, चौधरी चरण सिंह पश्चिमी यूपी के एक बड़े कद्दावर नेता थे। इन सब लोगों ने मिलकर, इन सब लोगों ने अपने अपने दल के नाम हटा दिए। उन्होंने कहा भाई सब दल को मिले करो, एक दल हुआ जनता पार्टी। और इंदिरा गांधी गड़बड़ी क्या थी, आपातकाल लगा दिया था, जनता बड़ी नाराज थी, इंदिरा गांधी को शासन से उठा के फेंक दिया। अब इंदिरा गांधी को शासन से उठा के फेंक दिया तो ये बात कैसे प्रमाणित हो कि सामाजिक न्याय के लिए है? चुनाव जीत जाना बड़ी बात है, चुनाव में सत्ता में बने रहना भी है। यद्यप चुनाव जीतना इतना आसान होता, गठबंधन के साथ एक बड़ी दिक्कत है बच्चों। जब जनता पार्टी सरकार आ गई 77 में, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और जनता बड़ी भावनात्मक होती है। 71 में जिस इंदिरा गांधी को कहा था देवी हैं, दुर्गा हैं, उसी इंदिरा गांधी को 75 में जनता ने दौड़ा लिया, उनका डाइन है, डाइन है। बताओ, जनता बड़ी इमोशनल सेंटिमेंटल होती है। और जब ये लोग सत्ता में आ गए तो अब युवा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और प्रधानमंत्री बनने की बारी आई, मोरारजी भाई देसाई रिटायर्ड आईसीएस थे, प्रशासन के रूप में बड़े प्रभावशाली थे और बड़े अनुभवी व्यक्ति थे, लेकिन किसी को सुनते नहीं थे। और दूसरी समस्या थी, गुजरात से थे। एक बात याद रखो बच्चों, यूपी का होने का एक फायदा है, पीएम का रास्ता सीधा खुला होता है। मोदी जी बड़ोदरा से यूपी क्यों आ गए? बड़ोदरा से वाराणसी क्यों शिफ्ट कर लिया? जिसका रथ यूपी में चल गया वो सीधा दिल्ली।
यूपी पहुंचे दिल्ली, सीधा जिला गाजियाबाद और दिल्ली। गुजरात में लोकसभा कितनी सीट है? 22 ही है तो एक नहीं है। कितने है? कितनी? 22 है? 23 कितनी है भाई? ये सब तो आपको है। अरे मेरे बच्चों, कहाँ 22 23 और कहाँ एक साथ 80। ये तो उत्तराखंड हमसे भाग गया ना, हमारी 85 थी। उसके बाद तो हम, अरे मेरे बच्चों ये यूपी की बात है। मोरारजी भाई देसाई के साथ प्रॉब्लम थी, यूपी के नहीं थे। और आज इतिहास मैं आपको याद दिला दूं, जो प्रधानमंत्री यूपी से नहीं हो, पावरफुल नहीं। एग्जाम्पल अब ले लो, मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, तो ये पावरफुल रह ही नहीं पाए, यूपी से ही नहीं। तो भाई यूपी में सीट है। अच्छा, इसमें दूसरे राज्य के बच्चे बुरा न माने। अरे भाई जो सही है तो बताना पड़ता है मेरे बच्चों। इसलिए मोरारजी भाई देसाई, लेकिन उधर से जयप्रकाश नारायण का बीज बचा हुआ है। जयप्रकाश नारायण ने कहा, अरे भाई तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, क्योंकि मामला ये था पार्टी के वजह तो कर दिया, अब पर्सनालिटी क्लैश कैसे रुके? चौधरी चरण सिंह ने कहा मैं यूपी और ये देसाई गुजराती, और चौधरी चरण सिंह का दावा इसलिए भी था कि मैं पिछड़ा। जगजीवन राम ने कहा मैं बिहार का, लेकिन मैं सबसे पिछड़ा। जगजीवन राम बिहार के थे, लेकिन वे अनुसूचित जाति से थे। तो जगजीवन राम ने कहा प्रधानमंत्री मैं। तीन लोग लड़ गए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और बाद में बीच बचा हुआ मोरारजी भाई बने। मोरारजी भाई सरकार 2.5 साल नहीं चल पाए, क्यों? चौधरी चरण सिंह आमादा थे सरकार गिराने पर। और मामला तो ये था, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, पहली बार भारत सरकार में 2 प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम दोनों उप प्रधानमंत्री थे, उनका कम से कम उप तो लगाओ, तभी सरकार में हम रहेंगे। बन गए। अब बन गए या कांग्रेस की विदाई भी करने का समय था। अब कांग्रेस की विदाई करने का समय था तो एक तरीका था, गैर कांग्रेसी दलों ने एक फार्मूला हमेशा अपनाया, अगर पिछड़े वर्गों का समर्थन मिल जाए तो इनकी आबादी 50% ज्यादा है, सत्ता से बाहर कभी रहेंगे ही नहीं, तो पिछड़े वर्गों का समर्थन मिल जाए, इसके कुछ करना तो पड़ेगा। और गुजरात के, बिहार के मुख्यमंत्री बीपी मंडल पिछड़ी जाति के नेता थे, उसे कमीशन का भी इंपॉर्टेंस था। और बीपी मंडल ने कहा कि ये पिछड़ी जातियां, लगभग 2900 जातियों का नाम खोजा उनका, ये सबको आरक्षण दो। लेकिन सवाल ये है, जब तक उनकी रिपोर्ट आती, जब तक इस रिपोर्ट पे कार्यवाही होती, जनता पार्टी सरकार हवा की तरह ही तूफान तरह गई, गड़गड़ा सरकार गिर गई। 1980 में इंदिरा गांधी फिर आ गई, और इंदिरा गांधी ने कहा देखा, भालू बंदर को सत्ता दे दिया था, हम जब भाइयों बहनों तुमने ये सत्ता संभाल पाए? इंदिरा गांधी देश चला सकती है, इंदिरा गांधी ने नारा दे दिया। इसलिए मेरे बच्चों, इंदिरा गांधी का बड़ा दबदबा था। अब इसलिए भी रायबरेली में प्रियंका गांधी गई थी तो नारा दिया गया, प्रियंका गांधी नहीं, ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। वो दूसरी इंदिरा गांधी नहीं बन सकती, क्योंकि रावत बाड्रा उनको साथ है पीछे करने के लिए, नहीं बन सकती। लेकिन भाई कोई बन सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता? पॉलिटिक्स में तो कुछ भी हो सकता है, जनता है, जनता के मूड पे डिपेंड करता है। इसीलिए बीपी मंडल कमीशन बना। बीपी मंडल कमीशन नहीं बना, ये चुनाव में कांग्रेस बनाम गठबंधन का मामला था, ये चुनाव में सामाजिक न्याय का मुद्दा था, ये चुनाव में आरक्षण का मुद्दा था, और जब भी गए कांग्रेसी दल आएंगे इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 5 आप देखेंगे, जबकि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कब जोड़ा गया है? 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। कांग्रेस ने कहा भाई ये देखो सब कह रहे हैं पिछड़ा पिछड़ा, तो हम तो सबसे बड़े पिछड़ा। मनमोहन सिंह से कहा अगर कुछ एग्जाम्पल दोगे पिछड़ा पिछड़ा, ऐसे बात बनेगी। अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे। मनमोहन सिंह का नया संविधान संशोधन लाया जाए, 93rd अमेंडमेंट लाया जाए, जिससे पिछड़ी जाति के लोग ये भी तो कहे हमने भी कुछ किया। इसलिए मनमोहन सिंह के समय ये 93rd अमेंडमेंट लाया गया और ये बात जोड़ दी गई। लेकिन तब तक 2014 में इंडियन पॉलिटिक्स में फिर शिफ्ट आया। अगर आप देखोगे लैंडमार्क ओकेजन कब है इंडियन पॉलिटिक्स में? जो लैंडमार्क मामला रहा 1977, पहली बार जनता पार्टी सरकार आई। 1989 से संघ में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। और मेरे दोस्तों क्या गठबंधन सर, 24 लोग मिलकर सरकार बनाते थे। सरकार ढेंचुक चल रही है, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, हकीकत की बात यह है, गठबंधन में कठिनाई है।
गठबंधन में निर्णय नहीं हो पाता। 90 के बाद दुनिया बदल रही थी। नेहरू ने देश का विकास का फाउंडेशन रख दिया क्योंकि मेजॉरिटी थी। आजादी के बाद ही गठबंधन सरकार आ जाती, क्या करती? पाकिस्तान देख लो, गठ ही हो रहा है, बंधन नहीं हो रहा है। पाकिस्तान देख लो। अब आप कहोगे इसराइल, फ्रांस विकसित देश हैं, वो पौआ वाले देश हैं। इसराइल की आबादी 80 लाख, फ्रांस की आबादी 7 लाख, 7 करोड़। 7 करोड़ इज इक्वल टू हरियाणा। जर्मनी कहता है हमारी आबादी यूरोप में सबसे ज्यादा है। हमने जोश में पूछा कितना है भाई, का 8 करोड़। हमने कहा 1/3 ऑफ यूपी। दोस्तों हमारा कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। टेम्पो हमारा, जिसके पास लोग हैं उसी के पास तो सब है। और मेरे बच्चे, लेकिन सरकार स्थायी होना चाहिए। 90 के बाद पूरी दुनिया लूटने का मौका था, लेकिन हम ही घचपुच करते रह गए। एक कदम आगे, दो कदम पीछे। यही उस समय था चाइना दंदना कर आगे बढ़ा 90 डिग्री पे। चाइना में क्या है? एक व्यक्ति, एक दल, एक सवाल, एक जवाब। चाइना में दंदना के डेंग शाओपिंग, चाइना में जो नेता, तीन ही तो नेता, माओ, डेंग शाओपिंग, सी जिनपिंग, जो आता है 20-30 साल रह जाता है, देश को दंदना कर आगे बढ़ा देता है। यहाँ 5 साल रह जाओ, भागो भागो भागो, हम भी आएंगे। सिंगापुर में एक ली क्वान थे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने, 30 साल तक शासन किया, पर कैपिटा इनकम बढ़ाकर 30 गुना कर दिया। एशिया का सबसे अमीर देश इस समय सिंगापुर है। सिंगापुर छोटा सा देश, छोटा सा देश। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए बच्चों? देखो, लोकतंत्र तो हटा नहीं सकते, ये तो फॉर्मूला है नहीं। स्टेबिलिटी तो ला सकते हैं बच्चों। स्टेबिलिटी आपके जीवन में चाहे राष्ट्र के जीवन में, आपका जीवन स्टेबल है या अनस्टेबल है? घर से अगर पैसा समय पे आ जा रहा है, इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी तो है। पार्टनर छोड़ छोड़ के भाग रहा है, इसका मतलब इनस्टेबिलिटी वहां नहीं है। एक बात याद रखो बच्चों, जीवन स्टेबल होगा तो अंदर स्टेबिलिटी, बाहर अपने आप दुनिया जीत लोगे। अंदर ही स्टेबिलिटी नहीं है, कैसे बात बनेगी? 89 के बाद फिर मामला चेंज आया। 2014, 30 साल बाद मोदी चुनाव जीत गए। उसके बाद कांग्रेस के बजाय बीजेपी का राइज हुआ, और बीजेपी ने थोड़ा अलग आइडियोलॉजिकल पॉइंट पे बात कही, हिंदुत्व, जो इंडियन पॉलिटिक्स में बातें कम कही जाती थी। और जैसे बीजेपी का राइज हुआ, मोदी ने चुनाव जीता था भ्रष्टाचार हटाने के नाम पे, अच्छे दिन आने के नाम पे। लेकिन आप याद रखिए, अच्छे दिन के साथ सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है। तो मोदी से कहा गया, भाई सब तो पिछड़े की बात कर रहे हैं, आप पिछड़े कैसे? उनका मैं सबसे बड़ा पिछड़ा, नहीं एग्जाम्पल दो। और जब ये पिछड़े की बात होने लगी, तो मोदी ने पहला क्या किया? 102 संविधान संशोधन करवा के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। तो देखो, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा का, हाँ ये बात बनी। तब तक ऊंची जाति के अपर कास्ट ने कहा, भैया हमारी भी कोई पूछ लेगा मोदी जी? सब ये कह रहे पिछड़ा, वो कह रहे पिछड़ा, वो कह रहे पिछड़ा। अरे अगड़ा भी किसी के साथ आएगा, अगड़ों में भी पिछड़ा है। मोदी ने कहा, हाँ बात तो बन रही है। इसलिए कमाल की बात हो गई। और हमारे यहां ऐसा आरक्षण का पॉलिटिसाइजेशन हुआ। एक बात याद रखिए, आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ही वाकई होना चाहिए था। उसके बाद तो आरक्षण बिल्कुल पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। ईडब्ल्यूएस भी पॉलिटिक्स है, ओबीसी का रिजर्वेशन भी पॉलिटिक्स ही है। जो आरक्षण डिजर्व करते थे लेने के लिए, वो केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, इनके साथ सामाजिक भेदभाव हुआ, उनके से प्रतिकूल थे। अब दोस्तों, अगर ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन हो गया, इसका मतलब है कि समाज ने हमें पिछड़ा नहीं किया, तो अपने से पिछड़ा हुआ तभी मैं रिजर्वेशन लूंगा, और पिछड़े वर्ग के लोग रिजर्वेशन लेंगे ही। रिजर्वेशन हो गया या नौकरी देने का कोई भंडार है ये? मेरे बच्चों, आप कहोगे इसका मतलब सर आप किसी भी जाति में जो पिछड़े हैं उनके समर्थक नहीं हो। अरे मेरे बच्चे, मैं सबका समर्थक हूं। तो उत्थान का एक ही माध्यम है आरक्षण। समाज में कोई गरीब है, उसका उत्थान होना ही चाहिए। ये समाज के लिए खतरनाक है, लेकिन आरक्षण एकमात्र माध्यम नहीं है, बाकी भी तो माध्यम है। आरक्षण एक विशेष मामला था, जो सामाजिक रूप में वंचित हो, दबाए गए हों, उनको उत्थान के लिए। हो गया कुछ और, लेकिन पॉलिटिक्स में सब चलता है। इसीलिए अगला एक स्टेप क्या आया? अगला संविधान संशोधन मोदी के पीएम बनने के बाद आया। और कैसे? हेडिंग लिख लीजिए।
हेडिंग लिख लीजिए, आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग EWS, हेडिंग है आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग EWS। आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग EWS पहला पॉइंट। भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति में आरक्षण सामाजिक न्याय के बजाय, भारतीय राजनीति में आरक्षण सामाजिक न्याय के बजाय वोट बैंक का मुद्दा बनता चला गया। सामाजिक न्याय के बजाय वोट बैंक का मुद्दा बनता चला गया। संविधान में केवल सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग का उल्लेख किया गया था। संविधान में केवल सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग का उल्लेख किया गया था। सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग का उल्लेख किया गया था, लेकिन 103वें संविधान संशोधन ब्रैकेट में 2019 103 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 103वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार आर्थिक पिछड़ेपन का प्रावधान संविधान में किया गया। पहली बार आर्थिक पिछड़ेपन का प्रावधान संविधान में किया गया। आर्थिक पिछड़ेपन का प्रावधान संविधान में किया गया और क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 15 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 खंड 6 क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 15 जोड़ा गया। अब क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 15 में क्या है, देखिए सीधी यही बात है। यहां पे सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग हटा दीजिए, यहां पे क्या रख देंगे, आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग। अब यही बात है कि आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग अब कर दिया गया। अब हम फिर कहा कि आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग आप कैसे नापेंगे। इसका मतलब है कि पिछड़ेपन का सामाजिक बात व्यवस्था से मतलब नहीं है। हम ये नहीं करें कि आर्थिक रूप में कोई पिछड़ा होता नहीं, बिल्कुल पिछड़े होते हैं, लेकिन अब सबके लिए कि आरक्षण के माध्यम में इस बात पे सवाल किए जा सकते हैं। और सही मायने में शैक्षणिक संस्थाओं में तो आप देखो सबके लिए एक जैसी क्वालिटी एजुकेशन दे दो। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण ये भी अपने आप में टिपिकल बात है। आपको लगता नहीं जिसको भी इंजीनियरिंग पढ़ाओ सबको पढ़ा दो भाई, उसमें आरक्षण। नौकरी में तो आरक्षण एक बार पता चलता है कि उसमें सीट सीमित है। शिक्षा देना तो सबका अधिकार है भाई, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। लेकिन अब यहां पे क्या हटा दिया गया, ये सीधा इसी का रिप्लिकेशन है आर्टिकल 15 क्लॉज 6। तो आप देखोगे इसमें क्या लिखा गया है, आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग को EWS, मतलब जिसकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। कितना है इस समय, मुझे 8 ही लाख याद आ रहा है। 8 लाख या शहर में कोई प्लॉट ना हो। तो सवाल ये जिस साल हम एग्जाम देने शुरू करेंगे उस साल प्लॉट बेच देंगे।
और कई बार तो इनकम का सर्टिफिकेट दर दर किया जा सकता है, इसलिए अब क्रीमी लेयर में भी बड़ा लफड़ा होता है। अभी क्रीमी लेयर आपको बता देंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन क्रीमी लेयर की बात आती है। लेकिन आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा जो 10% से अधिक नहीं होगा। आरक्षण दिया जाएगा जो 10% से अधिक नहीं होगा। तो अब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी आ गया और आर्टिकल 15 एक साथ पूरा। तो आप देख लीजिए आर्टिकल 15 में कितनी सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो अब सवाल है हमारे यहाँ जब कोई लिस्ट बनती है जरा सोच के देखो, पहले सामाजिक पिछड़ा, फिर आर्थिक पिछड़ा, फिर पिछड़ों में पिछड़ा, फिर पिछड़ों में अगड़ा, अगड़ों में पिछड़ा। और अब आप देखिए 90 के समय तक पॉलिटिक्स क्या थी, पिछड़ा वर्सेस अगड़ा। नीतीश कुमार ने कहा नहीं, गड़बड़ हो रहा है। नीतीश कुमार ने कहा नहीं, पिछड़ों में पिछड़ा। और एक बात अब देखिए, इस बात को पॉलिटिक्स के हिसाब से देखे, हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी हार्टलैंड का मतलब होता है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हिंदी क्षेत्र में पिछड़ों का नेतृत्व पहली बार जाटों ने किया। अब देखिए डेमोक्रेसी में कैसे पावर शिफ्ट होता है और कैसे सबको सत्ता में भागीदारी मिल जाती है। क्या कमाल का आइडिया है। पहले जाटों ने पिछड़ों का नेतृत्व किया, तो बाद में यादवों को लगा यार ये तो सारी मलाई जाट खा रहे हैं। उसके बाद जब से मुलायम, अरे मेरे बच्चों, पहली बार पिछड़ों के नेता चौधरी चरण सिंह थे, जाट समुदाय से थे, यही बागपत के नेता थे, ये आपका वेस्ट यूपी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव का सीएम बनना फिर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। अब जब मुलायम सिंह यादव पिछड़े बन गए तो बाकी पिछड़ों को लगा यार ये सारा माल तो यादव हुआ लगे, साइकिल पर बैठा कौन है। तो अगर नाना ये तो गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद मेरे बच्चों केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद अभी और हमारे यहां तो ओम प्रकाश राजभर अकेला पार्टी। तो कौन से अपना दल, खास दल, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी, पराया दल, हमारे आप है, बाप है। आपका मतलब तो आप जानते हैं, बाप का मतलब भी आप जानते हैं। कौन जानता है बाप का मतलब? भारतीय आदिवासी पार्टी राजस्थान में, ऊंट पे बैठे बैठे सीधा जोधपुर से आगे दिल्ली। एक ही उम्मीदवार है, एक ही दल है, एक ही कुल मिला के प्रत्याशी, एक ही अध्यक्ष, एक ही कार्यकर्ता। कमाल की बात है। ये इंडियन डेमोक्रेसी खास बात है। उधर गुरु जी, उधर बाप, इधर आप। इसलिए 90 के समय पिछड़ा बनाम अगड़ा, 90 के बाद पिछड़ों में पिछड़ा। नीतीश कुमार ने क्या कमाल किया। लालू प्रसाद यादव मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, नीतीश कुमार यादव इंजीनियर। पहली बार इंजीनियर ने पॉलिटिकल साइंस वाले को धराशायी कर दिया है, मैंने पहली बार देखा है। व्हाट ए ब्रिलियंट पर्सन, द नेम इज नीतीश कुमार। लालू यादव, याद रखे बच्चों, लालू यादव तो ऐतिहासिक लीडर थे, लेकिन परिवार के चक्कर में चले गए। और हमारा समाज ऐसा है, जब आप परिवार में सेंटर हो जाते हैं तो लोगों को लगता है यार मामला था गड़बड़ है। नीतीश कुमार ने परिवार को हमेशा दूर रखा। नीतीश कुमार पिछड़ों में, गैर यादव पिछड़ी जाते हैं, इकट्ठा कर लिया, चुनाव जीत गए। इसीलिए धीरे धीरे सत्ता का फायदा सभी को मिल गया। लेकिन सवाल यह है, सारे पिछड़े अगड़े हो गए? अगड़ों में कोई पिछड़ा नहीं है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी दंदना कर आगे बढ़ गए। इसलिए पिछड़ों को फायदा हुआ। पिछड़ों में भी एक मलाई और दूध बन गया। पिछड़ों में मलाई आ गई, बाकी सब छाछ पी रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति में भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई इसमें भी मलाई है। लोग ना, इसमें मलाई नहीं, उनका है मलाई, देखो। और याद रखिए, संघ सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया था।
संघ सरकार ने कहा था 27% जो पिछड़ों का आरक्षण है उसमें परसेंटेज वाइज बांटो। जाति इस अब सवाल है, पिछड़ी जातियों में जाति है 3,000, सर्वे में पाया गया उस 3,000 में आरक्षण का सारा फायदा 50 जातियां ले जा रही हैं, बाकी सब देख रहे हैं फायदा हो रहा है, मिल नहीं रहा है। लेकिन सवाल यह है कौन कैटेगराइजेशन करेगा? जो करेगा वो चुनाव में बवाल पैदा करेगा। इसी चुनाव जब तक जीत रहे हैं तब तक बिलावजह सब खुराफात नहीं किया जाता। आपको सामाजिक न्याय करना है, चुनाव जीतना है। धीरे से बोल रहे हैं, चुनाव जीतना है। और इसलिए मेरे बच्चों में पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते आपको हमेशा कहूं, मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर भोले बाबा दुनिया लूट सकता है तो मेरे बच्चे क्यों नहीं लूट सकते? भाई जो सब मिल के लूट ही रहे हैं तो मेरे बच्चे क्या करें? मेरे बच्चे लूटेंगे तो कम से कम ये तो कहेंगे यार कि कभी कभी मैं मंच अंच बैठा तो लेंगे ना, इतना ही तो करेंगे और क्या, इतने में खुश हो जाऊंगा। लिख लो, चिंता मत करो। क्या क्या लिखा, क्या 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 लिखा आपने? हाँ, पिछड़े वर्ग का प्रावधान आगे लिख लीजिए। इसके बाद ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया, आगे लिख लीजिए। भारत में लिखिए, हाई में लिखिए, भारत में बीजेपी के द्वारा स्वयं को पिछड़े के रूप में स्वयं को पिछड़े के रूप में, पिछड़े दल के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। और एक बात याद दिला दें, अभी बीजेपी ने अगला निशाना कहां लगा दिया? महिलाएं। अब पहली बार महिलाएं पॉलिटिक्स के फ्रंट में आ रही हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्यों आया? अब पिछड़ों अगड़ों की बात बहुत हो चुकी। अब दलों को लगना है, देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है अभी। इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया क्योंकि पहली बार महिलाएं वोट दे रही हैं पति से इंडिपेंडेंटली। बहुत सारी महिलाएं तो कह रही पति की जरूरत नहीं है पहला में। मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। भाई महिलाओं को जीवन इंडिपेंडेंट बना है, विवाह करने के लिए बना हुआ है। ये पुरानी मान्यता थी, एक उम्र हो जाए विवाह कर लो। आजादी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19-21, विवाह करना जरूरी नहीं है बच्चों। और महिलाओं को सबसे त्रासदी देखना पड़ता है विवाह का। इसलिए आजकल का चिंतन है विवाह नहीं करेंगे तो महिलाएं भाई और पति के कहने पर वोट डालेंगे और स्वयं वोट डालेंगी। जैसे ही महिलाओं ने अपने मन से वोट डालना शुरू किया वैसे उनकी पूछ होने लगी। नीतीश कुमार के जीतने के पीछे महिलाएं हैं। दीदी को थाम किसने रखा है? महिलाओं ने। लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम बनाने के बाद भी लगता है कमल को महिलाओं ने पकड़ा नहीं। इस बार कमल को नहीं पकड़ा, क्या लगता है? और उधर महाराष्ट्र में तीर धनुष भागने के बाद भी युद्ध जीत गए। इसलिए मेरे बच्चों अगला टारगेट महिलाएं रहेंगी, क्योंकि अब दल को लग रहा है कि यार ये पिछड़ा अगड़ा बहुत हो गया, ये सब डिवाइड हो रहे हैं, इकट्ठे 50% महिलाओं पर डोर डालो और जिसके साथ आधी जनसंख्या होगी वो चुनाव। इसलिए ये बताइए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति क्यों बनाई? महिला भी है, अनुसूचित जनजाति भी है। मेरे बच्चों कितना बड़ा टारगेट है। इसके पहले हमारा राष्ट्रपति कौन था? कोविंद। ये केवल राष्ट्रपति थे या बहुत बड़ा सामाजिक संकेत है? ये बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि अब हमारे पास दलित, और तब तक चंद्रशेखर रावण पैदा हुआ उधर से। रावण कह रहा है ये बीजेपी नहीं,
इसलिए मेरे बच्चों, दलितों को भगाने के लिए राहुल भैया ने नारा दे दिया, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है। बीजेपी का मामला गड़बड़ा गया। सब लोग सच में मान गए संविधान खतरे में है। ये जो ने संविधान नहीं पढ़ा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है संविधान मेरे बच्चों। हेडिंग चेंज कर लीजिए, क्या लिखा आपने, हेडिंग चेंज कर लीजिए। सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता। सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता। अब हम आर्टिकल 16 की तरफ जा रहे हैं, सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता। अच्छा, कई बच्चों ने सवाल पूछे हैं, वो सब सवाल आगे मिल जाएंगे आपके जवाब। कुछ लोगों ने जो पूछे हुए हैं, बताओ मेरे बच्चे। ईडब्ल्यूएस में, हाँ बिल्कुल है। हाँ, नहीं होगा क्या? नहीं है। अब देखो, पहले 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 हमारे मूल संविधान निर्माता मानते थे कि पिछड़ेपन का आधार आर्थिक नहीं है, लेकिन 90 के बाद, उदारीकरण के बाद, अब इस ये भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में ही पहली बार आया कि जो आरक्षण के इकोनॉमिक बेस पे, और ये माना जाने लगा। और उसका आगे बता देंगे कारण, पिछड़ों में भी अगर आ गया, अगड़ों में पिछड़ा गया तो उसमें डिवीजन आ गया। इसलिए उदारीकरण के बाद हमने बात मान लिया कि भाई जो शहर की तरफ चला गया थोड़ा पैसा ज्यादा कमा लिया, जो गांव में रह गया, पिछड़ गया, वो किसी जाति का हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि आर्थिक आधार पर पिछड़ापन नहीं होता। लेकिन जो, देखो फिर वही बात है, विवाद का विषय बनता है। आरक्षण का मतलब था जो सामाजिक रूप में भेदभाव का शिकार हो, जो आर्थिक रूप में भेदभाव का मतलब उसको अलग कोई तरीका देते हैं। लेकिन ये विवाद का विषय है। हमने कहा संवैधानिक पद पे संसद में होता है, मतलब संसद में होता है आरक्षण, विधानसभा में होता है, प्रधानमंत्री के स्तर पर नहीं होता। अरे वो मतलब नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई देखो, जो पैसा कम दे सकता है वो कम देगा, तो इसमें इससे क्या फर्क, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है क्या? हाँ, तो जमानत राशि क्या मतलब है? ओ माय गॉड, आप मेरे पूछ रहे हैं, ये मेरा बच्चा पूछ रहा है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए सामान्य कैंडिडेट पैसा ज्यादा देता है, जमानत राशि कितने देता है? 15,000 रुपए। अनुसूचित जाति जनजाति का भी कितना देगा? 5,000 रुपए। अरे मेरे बच्चों, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए ऐसा किया गया है। अब बताओ, क्योंकि बच्चों देखो, देखो पिछड़ापन महसूस करने की बात है, और हकीकत की बात यह है, महिलाओं से पूछो कितना भेदभाव होता है उनके साथ, ये तो लड़कियां बता सकती हैं, दिल्ली में तो बहुत है। दूसरी बात, ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति को समाज में उनका वास्तविक हिस्सा नहीं दिया गया, तो हम एक काम तो कर सकते हैं, जिनका वास्तविक हिस्सा नहीं दिया गया उनको दे, और जिनको ज्यादा मिल गया हो उनको कहते हैं भाई अब आप बाहर जाओ। बस ये बाहर जाने वाला सिस्टम नहीं हो पा रहा है, वही आर्टिकल 16 में आपको बता दूंगा। इसे इतने संवेदनशील बनो, अब कल कह दोगे महिलाओं को आरक्षण क्यों दे दिया गया? बात अनुसूचित जाति जनजाति की है, पूरे समाज की है, समाज के, समाज में कोई पिछड़ा हो, कोई हाशिए पर हो, उसका उत्थान होना ही चाहिए, चाहे अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति लेकिन अब मामला उस पर नहीं है। नेता क्या करने लगता है, उसको पॉलिटिक्स चिंता ज्यादा हो जाती है। तभी 75 साल में दोस्तों भारत में अभी भी गरीबी 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 एक अजीब सी बात नहीं है। इसका मतलब पहले कुछ नहीं किया गया, पहले आज जो भी कह लीजिए, केवल पॉलिटिक्स गरीबी की जाती है। गरीबी तो इकोनॉमिक्स से दूर होगा या पॉलिटिक्स से? उसके लॉन्ग टर्म चाहिए, तो चीजें विवाद का विषय है। हम विवादों से कम सरोकार रखते हैं, क्योंकि हमारा विषय ऐसा है कि हर मुद्दे पर बात हम कर सकते हैं। हम विवादों को थोड़ा सा किनारे करके चलते हैं। आगे बढ़े, लिख लीजिए पहला पॉइंट, समानता। समानता के अंतर्गत समानता के अंतर्गत
भारत के सभी नागरिकों के लिए भारत के सभी नागरिकों के लिए, नागरिक का मतलब है विदेशी नहीं है कि बच्चों, मान लो कई बार वो ऐसा हुआ यूक्रेन के बाद हमारे यहाँ तमाम यूक्रेन आजकल वार चल रहा है और तमाम यूक्रेन के लोग आके गोवा गए थे, तो गोवा से गए ही नहीं। अब मान लो गोवा में कोचिंग ज्वाइन कर ली यूपीएससी की और यूक्रेन के लोग कहीं यार लगे हाथ जरा यूपीएससी की वैकेंसी आई है भर ही देते हैं, तो यूक्रेन के लोगों का अधिकार होगा नहीं होगा? नागरिक, ये नागरिक होने के फायदे हैं। आपको ही मिलेगा। अब कोई पता चला कि हमारे यहाँ बड़े सारे नाइजीरिया के लोग पढ़ने आते हैं, सूडान, नेपाल, सबके यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, पढ़ के जाए, नौकरियां नहीं कर सकते, हाँ बिजनेस कर सकते हैं, सरकारी नौकरी नहीं। क्या लिखा आपने? नागरिकों को राज्य के अंतर्गत अंडरलाइन, राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में, नियुक्ति और रोजगार अंडरलाइन, राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी। राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी। यह जो ध्यान देने की बात है, राज्य के अंतर्गत का मतलब किसका है? संघ सरकार, राज्य सरकार, व फंडामेंटल राइट सारे नागरिकों के लिए है। आप याद रखिएगा, हमारे यहाँ यूपी, बिहार, तमिलनाडु और बंगाल के सभी नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट एक ही है। फंडामेंटल राइट राज्य के हिसाब से बढ़ता नहीं है। तो राज्य के अंतर्गत का मतलब है संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या सभी सरकार? सभी सरकार। यहाँ राज्य के अंतर्गत का मतलब है, लेकिन राज्य के अंतर्गत का मतलब है निजी कंपनियों में नहीं है। ये बात ध्यान देने की है। राज्य के अंतर्गत का मतलब है प्राइवेट सेक्टर में नहीं, इन्फोसिस में नहीं है, टाटा में नहीं है, रिलायंस में नहीं है। अब देखो यही विडंबना है, 90 के बाद हमारे यहाँ क्या हुआ? 90s के बाद उदारीकरण आ गया। उदारीकरण में आज की डेट में अगर 100 नौकरी सरकार दे, 100 नौकरी आपके पास है, 10 सरकारी क्षेत्र में है, 90 प्राइवेट क्षेत्र में है। अब आप देखिए बच्चों, जिस तरीके से हमने आरक्षण को ओवर पॉलिटिसाइज कर दिया, तो आरक्षण का मायने रहा कहां? अब हमारे यहां तो पॉलिटिशियन ऐसे आरक्षण को देते हैं, हमारे यहाँ आरक्षण के बारे में दो बड़ी विरोधाभासी राय है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, कुछ लोगों को लगता है दुनिया लुट गई, पता नहीं क्या हो गया। अरे बच्चों, सरकारी नौकरियां हैं कितनी? ये तो यूपीएससी सोचो, यूपीएससी केवल एक है कि हर साल कम से कम 1000 सीट आपको मिल जाती है, बाकी किसी सेवा में नहीं है, हो भी नहीं सकती। अब कितनी बड़ी विडंबना है, आईआईटी में आपने पढ़ा दिया, रिजर्वेशन दे दिया। आईआईटी में रिजर्वेशन का फायदा तब था जब सरकारी नौकरी इसको मिलती। आईआईटी में रिजर्वेशन है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है नहीं। ज्यादा नौकरियां किस में है? प्राइवेट सेक्टर में है। इसलिए आप देखोगे, अगर हमने पूरे समाज के उत्थान पर ध्यान दिया होता, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, तो हो सकता है कि 2-4 पीढ़ी के बाद आरक्षण की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। लेकिन हमने तो सब होल तरीका अपनाया नहीं, हम बस यही आरक्षण आरक्षण बढ़ाओ घटाओ, ये करो वो करो। और आप ऐसा तलवार खींची रहती है रिजर्वेशन पे, लोग कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण है कहां जो खत्म कर देंगे मेरे बच्चों? ध्यान से देखिए, आज सारी फील्ड का प्राइवेटाइजेशन है। मीडिया में सारा प्राइवेट, एडवोकेसी, लॉयर सारा प्राइवेट, इंजीनियरिंग प्राइवेट, मेडिकल प्राइवेट, कोचिंग। कहां रहा आरक्षण मेरे बच्चों? लोगों को बेवकूफ बना बना के अब करो आरक्षण आरक्षण आरक्षण। इसलिए बार बार कहा जाता है हमारे पास, देखिए यही तो हमारे दुर्भाग्य हुआ है देश का, अगर अब दीर्घकालिक पॉलिसी बनेंगे चुनाव हार जाएंगे, ऐसे बेकार के मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे तो सेंटिमेंट करके चुनाव जीत जाएंगे। लोग कहते हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, खत्म ही हो गया आरक्षण मेरे बच्चों, रहा कहां बता दो, कहां रहा? अब 2-4 हजार नौकरी मिल जाएगी, उसी में दरोगा जी में है आरक्षण,
उसमें सरकारी स्कूल में है, वही पता नहीं कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये चैलेंज है देश का। जबकि हमारे नेताओं ने समाज को ही लड़ा दिया, तो हम आपस में ही लोग दुश्मन मानने लगे। हमें लगता है हमारे हिस्सा इन्होंने खा लिया, उनका हमारे हिस्सा इन्होंने खा लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। और दूसरी बात, आरक्षण क्यों होना चाहिए, यही तर्क दिखाता है। अगर आप याद रखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। बच्चों, आपको याद दिला दें, हम पैदा हुए थे तो प्रतिस्पर्धा कुशल थे या कमजोर थे? मानव समाज की बड़ी विशेषता, पैदा होते समय कोई इफिशिएंट नहीं होता, उसको परिवार की, समाज की जरूरत पड़ती है। और 60 साल के बाद कोई इफिशिएंट नहीं रहता बच्चों। 60, इसलिए देखिए, इसलिए सरकारी सेवाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पूंजीवाद जवानी का साथी है मेरे बच्चों। भाई, मैं जब तक पढ़ा रहा हूं तब तक पैसा मिल रहा है, अब कल के लिए मेरी कोई हेल्थ खराब हो जाए तो क्या होगा? घर में बैठ के छाछ पियो फिर। मेरे बच्चे याद करेंगे मुझे? अरे पहले अपना याद कर नहीं पाओगे, मुझे क्या याद करोगे यार? देखो, थैंक्स फॉर योर इमोशंस। ऐसा होता नहीं बच्चों दुनिया में। अपना पहले मैनेज कर लेना, उसके बाद मुझे याद करना। अपना मैनेज ही नहीं हो पाएगा। अरे मेरे बच्चों में तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं, मैं भावनात्मक थोड़े हूं, रियलिस्टिक आदमी हूं। नहीं हो पाता ऐसा। अरे पिता 6 बच्चों कर देता है, 6 बच्चे मिलके पिता को नहीं कर पाते मेरे बच्चे। इसलिए आरक्षण क्यों होना चाहिए? अगर अरे बुढ़ापे में कोई शक्तिशाली होता है क्या? नहीं होता। इसलिए समाज के हर वंचित वर्ग को, और आप कह दो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये प्रिंसिपल चलता नहीं है समाज में। कई बार तो इसलिए सामाजिक न्याय होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। हमें आपत्ति रिजर्वेशन पे नहीं है, आपत्ति है किनको मिलता है उस पर, आपत्ति कितना मिलता है उस पर, आपत्ति है पिछड़ेपन का क्राइटेरिया क्या है उस पर। यही तो आलोचना बनेगी। इसे रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं तो महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कह दो पुरुष महिला एक साथ लेकर खली को राजपाल यादव से लड़ा दोगे, कोई कंपटीशन करो, खली के राजपाल यादव लड़ेंगे या खत्म हो जाएंगे? अरे मेरे बच्चे, अब आप देखोगे, आपके साथ हो सकता है स्कूल में कितने बच्चों ने पढ़ाई की हो, आर्थिक कारण से पढ़ाई छोड़ दिया, अब वो आपके हिसाब से तो कुशल हो गए। आप कुशल कैसे हुए? दिल्ली आए, पढ़े, कोचिंग किए, सबसे पढ़े। कुशलता कोई जन्मजात थोड़ी होती है, ट्रेंड भी तो किया जा सकता है। इसलिए सामाजिक एक सजग जो व्यक्ति होता है, उसका समानता के प्रति दृष्टिकोण स्वाभाविक होना चाहिए। और जिस सेवा में आप जा रहे हैं, वहां तो इन्हीं की सेवा के लिए ही तो आपको लिया जा रहा है। बस समाज में सेवा किसकी करनी है? विराट कोहली की थोड़े, ना अनुष्का शर्मा की, उसका स्कोप ही नहीं है। समाज में सेवा किसकी करनी है? नत्था की, कचरा की। कचरा को देखा है आपने? नहीं देखा? लगान मूवी देखी है मेरे बच्चे? उसी में कचरा था। और हमारे हिंदुस्तान में आधे लोग तो कचरे की जीवन जी रहे हैं। सेवा किसकी करनी है? किसकी करनी है? कचरा की। तो इसलिए दूसरी तो कीवर्ड क्या हो गया राज्य के अंतर्गत? कीवर्ड रोजगार और नियुक्ति, दोनों में समानता होगी। नियुक्ति का मतलब होता है सेवा में एंट्री कर दिया, इसमें समानता रहेगी। और रोजगार का मतलब है पेंशन, भत्ते, सैलरी, प्रमोशन, इसमें भी समानता होगी। एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, भाई अपॉइंटमेंट का मतलब सेवा के अंदर आ गए, अब सेवा के अंदर आ गए तो सुविधाएं मिलेंगी, इसमें भी समानता होगी। लेकिन अवसर की समानता होगी, परिस्थितियों की नहीं। अवसर की समानता होगी और परिणाम की समानता। अच्छा, परिणाम समानता कैसे होती है आपको बता दें। ओलंपिक गेम कहां इस बार हो रहा है? ओलंपिक कहां हो रहा है इस बार? अभी हमारी टीम ओलंपिक के लिए जा रही है। कहां हो रहा है ओलंपिक? पेरिस में। अब जरा देखो, एक काम किया जाए, पेरिस में जो खिलाड़ी जाएं खेलने, सबको मेडल मिलना चाहिए, और मेडल एक होना चाहिए, या तो गोल्ड तय कर लो या सिल्वर या ब्रॉन्ज, सबको मेडल एक मिलना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे
जो भी फॉर्म यूपीएससी के भर दो उसको नौकरी दे दो। अरे फॉर्म तो भरा, जिसने भी पीटी का सवाल अटेम्प्ट किया, फेल हुआ पास हुआ बेटर नहीं है, जद्दोजहद तो किया पीटी से, 1 साल तो पढ़ा, उसको नौकरी दे दो। ये समानता का पहला आइडिया है। दूसरा, प्रारंभिक स्थिति समान कर दो। सभी का दौड़ने का ट्रैक एक जैसा होगा, समय एक जैसा होगा, जूते एक जैसे होंगे। उसके बाद जो दौड़ जीतेगा उसको मेडल मिलेगा, बाकी सबको खाली हाथ आना पड़ेगा। ये बताओ दोस्तों, पीटी में कुछ लोगों को निकाल दिया गया है, समानता है या असमानता है? बहुत बुरा लगा कि जिसने पीटी फेल हो गया, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ। कौन पीटी फेल हुआ है? बेइज्जती कोई बात नहीं है दोस्तों। अरे इस बार फेल हो तो अगली बार पास करोगे। तो कई लोग तो देख रहे हैं कि मतलब बेइज्जती हो रही है क्या हमारी? नहीं है मेरे बच्चों को। ये जिन जो पीटी फेल हुए मेरे बच्चों, आपके साथ असमानता हुई कि नहीं हुई? सब लोग ऐसा मानते हैं? जो लोग पीटी फेल नहीं हुई, पीटी में फेल हो गए, ओ माय गॉड, तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं हुआ? इस एक बात याद रखना, अवसर की समानता का मतलब है हम आपको आरंभिक स्थिति में समानता देंगे। समानता किसकी है? फॉर्म भरने की। समानता किसकी है? एग्जाम देने की। समानता किसकी है? क्वेश्चन पेपर की। समानता टाइमिंग की है। उसके बाद आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसलिए आप जानते हैं अवसर की समानता क्या कहलाती है? लिख लो 2-4 लाइन, कि पीटी में कई बार ये अवसर की समानता ही पूछ ले। लिखिए अगला पॉइंट, अवसर की समानता का अभिप्राय। अवसर की समानता का आशय सभी नागरिकों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं समान प्राप्त होनी चाहिए। सभी नागरिकों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं समान प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक परिस्थिति में समानता संभव नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक परिस्थिति में समानता संभव नहीं है। समानता संभव नहीं है। अगला पॉइंट, समान अवसर। अगला पॉइंट है समान अवसर। समान अवसर देकर सभी को समान अवसर देकर सभी को असमान बनने का अवसर मिलेगा। समान अवसर देकर सभी को असमान बनने का अवसर मिलेगा। अच्छा, इसी बात को फिर याद दिला दे, अगर ये अवसर की समानता का मतलब। अच्छा, लास्ट एक पॉइंट और लिखिए, अगला पॉइंट, अवसर की समानता में अवसर की समानता में समानता के साथ कुशलता और प्रतिस्पर्धा को भी बनाए रखा जाएगा।
अवसर की समानता के साथ अवसर की समानता के साथ कुशलता और प्रतिस्पर्धा भी बनाए रखा जाएगा। कुशलता और प्रतिस्पर्धा, इफिशियंसी और कंपटीशन, इसे कहा भी जाता है। एक बार पीटी में सवाल पूछा गया, क्या समानता कुशलता खिलाफ है? नहीं है। अब देखिए बड़ी सिंपल सी, अवसर की समानता का मतलब क्या है? एक आइडिया है पूर्ण समानता, एक आइडिया है पूर्ण समानता। पूर्ण समानता का मतलब है, देखिए परफेक्ट इक्वालिटी। पूर्ण समानता का मतलब है यहां पे एक हो गए विराट कोहली, मेरे क्लास का एक बच्चा हो गया रवि, तीसरा हो गया किसको और ले बताइए? दीपक को ले। अच्छा नहीं, रवि को ले लिया, दीपक को ले लिया, और अरे अरे अब दूसरे को नहीं लेंगे यार। दूसरा, अच्छा रिंकिया के पापा को ले सकते हैं, ये हमारे सांसद हैं इस क्षेत्र के। और किसको ले लें? मुख्यमंत्री को ले लें, आम आदमी पार्टी के नेता। केजरीवाल। अब देखिए पूर्ण समानता का मतलब है इनका घर एक जैसा होना चाहिए, इनका घर, कार, मकान सब एक जैसा होना चाहिए। पूर्ण समानता है, यानी जो कार रवि को मिले वही रिंकिया के पापा को मिले, समानता। कपड़े, मोबाइल, घर, एक समानता होनी चाहिए, पूर्ण समानता। इसलिए आपके मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में पूर्ण समानता बना लेना, सबके घर एक जैसे कर देना। गांव में पूर्ण समानता कैसे बनाओगे? गांव में किसके पास कितनी भैंस है बताओ? अब किसी के पास भैंस वगैरह है कि नहीं गांव में, कि नहीं है? किसी के पास कितनी कितनी जगह है? तो अगर जिसके पास 5-6 भैंस है, किसी के पास नहीं है, तो उसको दे दो। ठीक, कमाल की बात करते हो। पूर्ण समानता कैसे होगी? या तो सभी के व्यक्ति, सभी के पास एक एक भैंस, या किसी के पास कोई भैंस नहीं, ये देखो पूर्ण समानता है। अब अगर मान लो किसी के पास 6 भैंस और किसी के पास एक भैंस, ये विषमता होगी, समानता? पूर्ण समानता का मतलब है अगर गांव में अगर 100 हेक्टेयर जमीन है और लोग हैं 100, एक एक हेक्टेयर सभी को दे दो। पूर्ण समानता, जैसे मर्जी कर लीजिए, ये पूर्ण समानता है। इसी क्लास में कंपटीशन हो रहा है और टेस्ट हुआ, सभी को एक एक पेंसिल दे दिया जाए, बिना सोचे कि कौन टेस्ट में अच्छा किया कौन खराब किया। पहला। दूसरा समाज है बच्चों प्रतिस्पर्धा पर, ये तो पूर्ण समानता है। एक दूसरा समाज हो सकता है जिसमें प्रतिस्पर्धा कुशलता को ध्यान में रखा जाए, और प्रतिस्पर्धा कुशलता का मतलब है जो जितना मेहनती होगा उतनी बड़ी कार से चलेगा, और जिसकी नींद सुबह सुबह नहीं खुल पा रही है वो रिक्शा से चलेगा। इसका सीधा मतलब है, एक बात याद रखिए, पूर्ण समानता में जो वस्तुओं का वितरण बांटा जाएगा तो यहां आवश्यकता को ध्यान रखा जाएगा, क्षमता को नहीं है। यहां किसको ध्यान रखा जाएगा? क्षमता। मैं मुंबई गया, किसी ने कहा कि ये मुकेश अंबानी घर है, 26 मंजिल घर। मैंने कहा अकेले रहते हैं या दौड़ते हैं घर में? 26 मंजिल में कोई अकेले आदमी रहता हो? तो कहा नहीं, इसमें अलग अलग थिएटर है, मतलब किसी कमरे में ऐसा वातावरण है कि वो अलास्का जैसा, किसी में डेजर्ट जैसा। मैंने कहा दैया मुझे भी दिखा दो यार एक बार। मैंने कहा भाई निकलते कैसे? उनका सर ऊपर हेलीकॉप्टर आता है, और अभी वो एक से लोग हैं बच्चों। अभी नीता अंबानी आई थी वाराणसी में, मतलब कभी कितना 150 करोड़ भगवान भोलेनाथ को देके चली गई, और यहाँ एक भोलेनाथ है जिनके पीछे दुनिया पड़ी हुई है। बताओ मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों ये बताओ, बाबा रामदेव एक जमाना था चप्पल पहनकर घूमते थे, और आज उनके पास चार्टर्ड एयरक्राफ्ट है, 1000 करोड़ की कंपनी के मालिक है। क्या किया जाए?
ये क्या है भाई, ये बताओ। बाबा रामदेव इस उम्र में देखो, जहां देखो आप अपना धोती वोती खोल के, उतना फुर्ती तो जवान बच्चों के पास नहीं होगा मेरे बच्चों, जो 50+ में काम कर रहे हैं। तो एक एक दुनिया में देखिए, सीधी सी बात है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो क्या करेगा, उसके पास संपत्ति ज्यादा होनी चाहिए। यानी जितनी प्रतिभा, जितनी क्षमता, उतनी आपके पास संपत्ति ज्यादा। तो कोहली और बाबा रामदेव को यह अधिकार है, बाकी फुक्कड़। तो जो व्यक्ति बेरोजगार हो गया, तो हम क्या करें, बेरोजगार हो गया, पर नहीं पढ़ा तो गुल्ली खेल रहा था, गुल्ली डंडे खेलेगा तो बेरोजगार नहीं होगा। इसे कई बार बच्चे कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में गए, कुछ रोजगार नहीं मिला। तो यूनिवर्सिटी में गए थे तो पढ़े कहां। इसलिए मेरे बच्चों, जो गरीब है उसको वो अपने कारण से है, जो अमीर है अपने कारण से है। गरीब को पीछे छोड़ो, और गरीब को देखते देखते सब लोग डूब जाएंगे। ये गरीब हैं, समाज को पीछे खींच रहे हैं दोस्तों। एक आप उपाय करो, सारे गरीबों को झोला भरो, हिंद महासागर में फेंक दो, लफड़ा ही खत्म। एक विचार ये है, ये विचार बड़ा भयानक है या सामान्य है? इसी के बीच का तीसरा रास्ता निकाल लो। क्योंकि अब सवाल ये है, आप कहोगे सर देखो, अंबानी के पास इसी के बीच में तीसरा विचार है, जो उनको दोनों को कंबाइन करता है। वो क्या है? दोस्तों याद रखो, कुछ क्षेत्र में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें हमें वैसी मिलनी चाहिए। इसलिए अगर अंबानी के पास 26 मंजिल का मकान है, वो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट चलते हैं, तो मुझे उससे शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन केवल अंबानी के बच्चे ही पढ़ेंगे, हमारे आपके बच्चे ही पढ़े, आपके कहां भी हुए होंगे। इसलिए मेरे बच्चों, ये बताओ, जीवन की मूलभूत सुविधाएं क्या है? मूलभूत सुविधाएं क्या है? मूलभूत सुविधाएं क्या है? मूलभूत सुविधा क्या है? ये सबको एक बराबर बेसिक मिलनी चाहिए। क्या हो गया? क्या? अरे वही तो हेल्थ है मेरे बच्चे, चिकित्सा। अच्छा, अब बताओ, अब और सच मानिए, यही जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं। जीवन के आरंभिक क्षेत्र में सभी के लिए सुविधाएं जैसी होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं। अभी कोई कहोगे कि नहीं, केवल अमीरों के लिए सुविधा होनी चाहिए, नहीं, बाकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। इसलिए अगर कोई ये कहे कि उसके बाद मैं अपना हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, तो हम कहोगे बच्चे खरीद लेना। ये अगर आपको चॉपर खरीदना है तो आप कमाइए, खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि BMW वाली कार खरीदना है, तो आपके लिए सरकार बिल्कुल नहीं देगी। आपको लगता है हमें पार्टनर लेना है, ऐसा पार्टनर होनी चाहिए, शादी हमारी ऐसी जामनगर जैसी होनी चाहिए, तो आप खुद कर लो, सरकार नहीं करेगी। इसका मतलब है दोनों के बीच का रास्ता है कि नहीं है? इसलिए मेरे बच्चों, जब हम समानता की बात करते हैं, समानता कहां पर होनी चाहिए? यहां पर। और यहां पर अगर मैं समानता दे दिया, यही तो अवसर की समानता है। मेरे भारत में दुर्भाग्य की बात यह है, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है बच्चों। बच्चे BA करके आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मात्रात्मक गलतियां कर रहे हैं। ओपन, ये ओपन कौन सी पढ़ाई होती है भैया? पढ़ाई खुले में नहीं होती बच्चों, बंद में होती है। ओपन, ये ओपन पढ़वाना मजाक मजाक। अब देखो बच्चों, हर आपको लगता है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, गांव का स्कूल, ऐसे स्कूल, पूरे हिंदुस्तान में स्कूल वैसे है। दिल्ली में DPS तो कौन, तो पता लगा कि स्कूल ही ऐसे होने चाहिए, तभी तो कोई बच्चा भी एकदम बिल्कुल वर्टिकल राइज कर सकता है। हमने यहीं पे खत्म कर दिया। इसलिए हमें इस क्षेत्र में विषमता मंजूर है, इस क्षेत्र में नहीं। ये अवसर की समानता है, यहां चीजें मिलनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है, आप ये नहीं कह सकते कि हमने फॉर्म भर दिया तो मुझे पास भी कराओ। आपको फॉर्म भरने का अवसर है, पढ़ा दिया, लिखा दिया, उसके बाद UPSC परीक्षा पास करो। लेकिन आप कहोगे सर इसमें भी लफड़ा है। लफड़ा ये है, हमने सबको शिक्षा दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, आवास दे दिया, भोजन दे दिया,
लेकिन इसमें एक बच्चा प्रोफेसर का है, दूसरा बच्चा जनजाति समुदाय का है, ये अंतर कैसे पाट देंगे? इसके लिए आरक्षण ही किया गया है, इसके बावजूद हमें अंतर नहीं पाट पाएंगे। इसे कई बार कहा अवसर की समानता के साथ हमें आरक्षण करना पड़ा। आगे लिख लीजिए क्यों। ये बात स्पष्ट है, अवसर की समानता। क्या लिखा आपने? आगे लिखिए, अगले पैराग्राफ से। राज्य के द्वारा, अगला पॉइंट है, राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल, याद रखिए जितने आर्टिकल 15 के क्लॉजेज हैं सबको याद कर लीजिए। इसका मतलब क्या है? धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, ये सब 15 में है। दो ही बात 16 में ज्यादा है नहीं, ये तो बस थोड़ा सा यहां पे वो भाग गया क्या? अच्छा लिख लीजिए, मेरे चुप भाग ही गया, मतलब फिर से लगा दिए तो फाइल ही भाग गई। फाइल स्लिप करके दूसरा लगाना पड़ेगा, हट गया। लिख लीजिए तब तक लिख लीजिए आप। देखिए क्या आपने लिखा? राज्य के द्वारा केवल, तो एबीसी करके लिखिए, केवल धर्म, केवल धर्म, जाति, ये नहीं, जो ये स्लाइड गायब हो गया है ये वाला, ये वो, ये जो स्लाइड गायब हो गया, ये पेज गायब हो गया 16। क्या लिखा आपने? राज्य के द्वारा केवल, एबीसी करके लिख लीजिए, जैसे एरो बना के, केवल धर्म, जाति, प्रजाति, प्रजाति या मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान, लिंग और जन्मस्थान। एक लाइन मत लिखिए, ऊपर नीचे लिखिए, इससे पता भी रहेगा। ये तो आर्टिकल 5-15 में थे ही। दो बढ़ कौन रहे हैं? आगे लिख लीजिए, दो बढ़ कौन रहा है? निवास, रेजिडेंस, निवास, और दूसरा है उद्भव, डिसेंट। पहला है निवास और दूसरा है उद्भव। ये दो शब्द आर्टिकल 16 बढ़ गए। बाकी हमने कहा कि रिलीजन, रेस और कास्ट, ये तो हर जगह आपको दिखेगा, 3 शब्द तो आपको हर जगह दिखेंगे। और देखिए निवास उद्भव का मतलब ये है, निवास का सीधा मतलब है आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, इसके डोमिसाइल। डोमिसाइल के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है, आप यहाँ पे, आपका यहाँ रेजिडेंस, आपका जब कहते हैं कि रिसाइड करना, कई बार लोग कहते हैं कि आपका रेजिडेंस कहाँ है, आप रह कहीं भी सकते हैं। अच्छा, दिल्ली में आपका रेजिडेंस है या आप रह रहे हैं? इसका मतलब यहाँ पे आप अस्थायी रूप में रह रहे हैं। इसलिए कई बार देखो फॉर्म में परमानेंट, अपना स्थायी पता दीजिए। स्थायी पता का मतलब हम समझ सकें आप कहां से हैं। इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्थायी पता नागालैंड का भी हो सकता है, स्थायी पता जामताड़ा का भी हो सकता है, स्थायी पता जयपुर का भी हो सकता है। उद्भव, उद्भव का मतलब DESCENT, DECENT नहीं, डिसेंट नहीं, DESCENT, डिसेंट। उद्भव का मतलब है मेरे वंशज कौन थे। उद्भव का मतलब है कि मेरे माता पिता की नागरिकता क्या थी, वंशज कौन थे। तो भाई
सोनिया गांधी का उद्भव कहाँ से, इटालियन है। लेकिन अगर सोनिया गांधी कभी ओपीएससी का फॉर्म भरती, हम मना नहीं करते, भरे नहीं उन्होंने। और भाई राहुल गांधी के माता पिता, मतलब माँ तो राहुल गांधी के कभी ओपीएससी का फॉर्म भरते, तुम कभी नहीं मना करते। उद्भव के आधार पर, यानी माता पिता के वंशज के आधार पे हम किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि ये भेदभाव अतार्किक माने जाएंगे। लेकिन सवाल है, परीक्षा के अंकों के आधार पे करेंगे नहीं करेंगे, शारीरिक योग्यता के आधार पे करेंगे। तो ये बात तो है कि केवल का मतलब है केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप ये नहीं कहोगे कि मार्क्स अलग अलग दे दिए गए, यानी फिजिकल फिटनेस ये रिक्वायरमेंट हो सकता है, और कई और भी आधार बनाए जा सकते हैं समय के साथ, लेकिन इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। अब ये दो बातें विधि के समक्ष समानता है, यहां पर भेदभाव मना किया गया है। आगे अब जैसे बढ़ेंगे विधि का समान संरक्षण आ जाएगा। आर्टिकल 15 हर जगह दिखेगा, आर्टिकल 14, ये दो बातें कहती हैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगले ही कदम पर भेदभाव हो जाता है। कैसे, आगे लिख लीजिए। मेरे बच्चे आर्टिकल 14 जब बता रहा था तो आए थे आप? अब आर्टिकल 14 समेत नहीं पूछागा, आयोगे तो मैं फिर बता दूंगा। आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे ना, अच्छा अच्छा। तो आप यही पूछ रहे हैं कि विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या होगा। अब आर्टिकल, अब जैसे अब नहीं आए थे कॉपी ले लेना, मैं लिखवा कर रखा, बस एक लाइन बता दूं आपको। देखो आपका पड़ोसी कौन है, किस क्लास में हो मेरे बच्चे? फर्स्ट ईयर में हो? ओ माय गॉड, समझ में आ रही है बात? अच्छा फर्स्ट ईयर में हो, बीए फर्स्ट ईयर में। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई की है? इकोनॉमिक्स से मास्टर्स हो? ओ माय गॉड। ये बताओ, अब मेरे बच्चे देखो, वो मेरा बच्चा दुबला पतला छोटा सा बैठा हुआ बच्चा अभी 12th पास करके आया हुआ है, और आपने मास्टर कर रखा है। दोनों मतलब कर रहे हैं, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, या मैंने उस पुत्र को थोड़ा प्रेफरेंस दे दूं? यही विधि का समान संरक्षण है। उसको मैं थोड़ा सा बचा दूंगा, क्योंकि अभी नादान बच्चा है, कुछ गलती कर जाए तो डांटना मत उसको। आपके साथ जो ट्रीटमेंट होगा उसके साथ नहीं होगा। और इधर चले आओ, इधर तो विलुप्तप्राय प्राणी है आप। अच्छा, आप और इनके बीच में, लड़कियों के बीच में, आपके बीच में किसको संरक्षण चाहिए, आपको या इधर? इधर चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, इनके उत्थान के लिए मैं कुछ अलग विधि बना लूं, इजाजत दे रहे हो? नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या है? विधि का समान संरक्षण। घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम क्या है? विधि का समान संरक्षण। इसलिए महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम दिया, और यहां तक कि अगर महिला कोई बैंक अकाउंट खोल दे उसको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। संरक्षण, यही बात हम बता रखे। आगे लिख लीजिए। कर दिया, दूसरी पूरी फाइल मंगा लीजिए, आगे लिख लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए। राज्य के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में समानता का अपवाद। नियुक्ति और रोजगार में समानता का अपवाद। समानता का अपवाद, एक्सेप्शन, पहला पॉइंट। अच्छा, खास बात है, हमने तो आपको भेदभाव बताया, सामाजिक, शैक्षिक,
एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा भेदभाव बना रखा है जिसपे लोगों को ध्यान कम जाता है। और आप देखोगे समय के साथ एक एक जमाना, देखिए एक समाज हमारा कितना आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था जो व्यक्ति शारीरिक रूप में थोड़ा सा अक्षम होता था, लोग उसके साथ बड़े अमानवीय व्यवहार करते थे। आज बिल्कुल उल्टा है। ये चीजें हमारे संविधान निर्माता नहीं लिख पाए, इसका मतलब शारीरिक अक्षमता सबसे बड़ा पिछड़ापन होता है। हमारे संविधान में शारीरिक अक्षमता को पिछड़ापन के रूप में नहीं दिखाया गया। और अभी आप देखोगे कि लॉ में, व्यवहारिक रूप में जो भी फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, पहले तो हम लोग विकलांग कहते थे, अब ऐसा नहीं, फिजिकली चैलेंज, तो उनके साथ भी हमने न्याय किया। यानी कई बार संविधान भी समय के साथ बदलता रहता है। दूसरी बात, लेकिन संविधान हमारा जो एक पिछड़ेपन की बात करता है जिसपे बहुत हम कम ध्यान देते हैं, पिछड़ापन क्षेत्रीय भी होता है। अब किसी क्षेत्र विशेष में, और भारत में तो आप देखोगे जब भारत में अंग्रेजी शासन आया था तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव भारत के बहुत कुछ पॉकेट में था, जैसे कि मद्रास, मुंबई, जहां जहां अंग्रेजों का शासन था, जो कोस्टल एरिया थे, जहां व्यवसाय का क्षेत्र था, वहां आगे बढ़ गया। आप महाराष्ट्र में देखोगे तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां शेडो एरिया है, जहां बरसात होती ही नहीं, पिछड़ापन है। इसका मतलब है जब आप चले जाओ बस्तर, बस्तर का एरिया है, इधर महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले व्यक्ति को क्या कोई विशेष प्रेफरेंस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इसे कहते हैं क्षेत्रवाद। देखो, क्षेत्रवाद अलगाववाद नहीं है। क्षेत्र विशेष के लोगों की परिस्थिति के हिसाब से न हम केवल उनकी कल्चर, भाषा को रिकॉग्नाइज करते हैं, बल्कि सेवाओं में भी उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। तो अब यहां से हमारा भेदभाव शुरू हो गया। और क्षेत्रवाद की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भारत में, अब क्षेत्रीय विषमता तो रही है। आपने आजकल देखा होगा लद्दाख के लोग यही तो कह रहे हैं कि भाई यूटी बन जाने से हमारे सारे रोजगार खत्म हो जाएंगे, बाहर के लोग आएंगे, हमारी जमीन ले लेंगे। ये पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को ऐसा भय लगता है। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आया था हमारे आसाम। आसाम में सारे बिजनेस पे बंगालियों का नियंत्रण था। वे बंगाली बहुत पढ़े लिखे थे। कोलकाता पहली राजधानी थी। अब कोलकाता पहली राजधानी थी, बंगाली बड़े पढ़े लिखे थे, तो सारे चाय बागान पर, टी प्लांटेशन इंडस्ट्री पर कंट्रोल था बंगालियों का। अब असम में पॉलिटिक्स कैसी हो गई? असम में एक नारा दिया गया कि बंगाली और कोबरा में अगर दोनों को एक साथ दिख जाए, पहले बंगाली मारो। है वैसे विरोधाभासी बात, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बात याद रखिए, कई बार इस पॉलिटिक्स ने देश का नुकसान कर दिया। भाई कहीं उद्यमी है तो उद्यम रहेगा, सबके लिए फायदा होगा। अब उद्यमी भाग जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब सेंटिमेंट पे, पॉलिटिक्स सेंटिमेंट पे चलती है। महाराष्ट्र में ऐसी बात कही गई। महाराष्ट्र में शिवसेना का अगर ओरिजिन आप देखोगे, शिवसेना का ओरिजिन वहां से आता है बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे ने पहला नारा दिया था, दक्षिण भारतीय लोग मुंबई में नहीं रहने चाहिए। क्योंकि अभी तो आप देखोगे मारवाड़ियों का मुंबई के बिजनेस पे कंट्रोल है। ये पहले सारे मारवाड़ी कोलकाता में थे, लेकिन कोलकाता में ऐसा समाजवाद आया कि सब छोड़ छाड़ के भाग गए। आगे संघवाद बता देंगे कि हमारे भारत में राज्यों कैसे डिक्लाइन हुआ है, कैसे उत्थान हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो महाराष्ट्र में जब शिवसेना आई तो शिवसेना का नारा क्या था? लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ। तो लुंगी कौन पहनता था? दक्षिण भारतीय। यानी पूरा पॉलिटिक्स ही दक्षिण भारत खिलाफ चली गई। बाद में शिफ्ट हो गई यूपी बिहार खिलाफ। ये क्षेत्रवाद की बात है। लेकिन संविधान क्या कहता है, लिख लीजिए पहला पॉइंट। राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में किसी राज्य में रहने वाले अथवा
केंद्र शासित क्षेत्र केंद्र शासित क्षेत्र की सेवाओं में केंद्र शासित क्षेत्र की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को विशेष प्राथमिकता दी जा सकती है। स्थानीय निवासियों को विशेष प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए विधि का निर्माण संसद करेगी। लेकिन इसके लिए विधि का निर्माण संसद करेगी। राज्य विधानसभाओं को यह शक्ति नहीं है। इसके लिए विधि का निर्माण संसद करेगी, राज्य विधानसभाओं को शक्ति नहीं है। ब्रैकेट में आर्टिकल 16 क्लॉज 3, ब्रैकेट में आर्टिकल 16 क्लॉज 3। अब आप देखिए यही क्षेत्रवाद का आधार है, यानी इसका मतलब है, अब इसका मतलब है राज्य के द्वारा प्राथमिकता किसको दी जाएगी? स्थानीय निवासियों को। स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता कहां दी जाएगी? राज्य के अंतर्गत सेवा, केंद्र शासित क्षेत्र या स्थानीय सेवा कोई भी हो, और सेवा के किसी भी क्लास के लिए, क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, सेवा किसी वर्ग के लिए। केंद्र शासित क्षेत्र का मतलब है दिल्ली ही आपका केंद्र शासित क्षेत्र है, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान। राज्य में केंद्र शासित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन इसके विधि का निर्माण कौन करेगा? राज्य विधानसभा नहीं, संसद। और इसलिए राज्य विधानसभा को नहीं दिया गया। अगर ये राज्य विधानसभा को दे दिया जाएगा तो इसका हो सकता है मिसयूज हो जाए, हर राज्य रोकना शुरू कर देगा। लेकिन व्यवहारिक रूप में आप देखो कई इसके मिसयूज होते हैं। व्यवहारिक रूप में कई बार होता है कि एक राज्य क्या करता है, कहेगा कि निजी, इसका मतलब है कि हमारे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 प्राइवेट सेक्टर में ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता। कुछ दिनों पहले हरियाणा का मुद्दा आया था। हरियाणा ने क्या, हरियाणा ने कई बार, उसका कर्नाटक ने कहा कि हमारे यहाँ, या कई बार महाराष्ट्र ने कह दिया था कि हमारे यहाँ कुछ कार्य करने वाले लोग वही होंगे जो स्थानीय लोग हैं, बाहर के लोग नहीं आएंगे। तो आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये बात अच्छी नहीं है भाई। भूमंडलीकरण का दौर है तो बेंगलुरु में काम करने वाले सारे लोग नॉर्थ इंडिया के हैं, तो कल बेंगलुरु कह देना कर्नाटक के लोग ही यहाँ पे काम करेंगे। मार्केट में हमेशा कंपटीशन होता है, जो अच्छे लोग काम कर सकते हैं उनको डिमांड किया जाएगा। कई बार इसमें पॉलिटिक्स बड़ी चलती है। और आपको याद दिला दें, संसद विधि बनाएगी, संसद की आज की कोई विधि नहीं है। संसद ने एकमात्र विधि बनाई थी जो 57 में खत्म हो गई। आज संसद के पास कोई विधि नहीं है। और हकीकत यह है कि राज्य अपने अपने तरीके से भेदभाव कर लेते हैं। उसमें जैसे अपने तरीके का मतलब है, अब आप चाहे भी तो महाराष्ट्र पीसीएस की एग्जाम नहीं दे सकते। जानते हैं क्यों? मराठी लैंग्वेज वहां क्वालिफाई करिए। आप चाह के भी कर्नाटक पीसीएस की एग्जाम नहीं दे सकते। और कई राज्यों ने तो ऐसा भेदभाव कर रखा कि इंटरव्यू में ही रोक लेते हैं वो। आप कुछ भी बता दीजिए, इंटरव्यू में आपको जाने नहीं देंगे। इसका सीधा मतलब है कि कई तरीके से भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे मान्यता ये थी कि स्थानीय समुदाय के लोगों को वरीयता दी जाए, जन्म स्थान के आधार पर नहीं, स्थानीय जो लोग रहते हैं उनको वरीयता दी जाए। अब अगली बात जो हम सबसे विवाद का विषय करेंगे, हेडिंग लिखिए, सबसे विवाद का विषय आरक्षण। अगला हेडिंग, सेवाओं में आरक्षण। अगला हेडिंग है सेवाओं में आरक्षण। लेकिन कल, अच्छा नहीं,